जी का। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में पीआई और जुडिशियल रिव्यू से ज़्यादा सवाल नहीं आते। अगर किसी ईयर में पूछ भी लिया जाता है तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, और वो भी अब तक जैसे सवाल रहे हैं इन दोनों टॉपिक्स को लेकर के, वो डेफिनेशन वाले परिभाषा वाले रहे हैं। जैसे पीआईएल क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, या हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर जुडिशियल रिव्यू की बारे में बात की गई है। ऐसे सीधे सवाल हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं हमारे एग्जाम में। लेकिन ये टॉपिक मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रीलिम्स में आए चाहे नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन करेगा तो उसको पूछ लेगा, मन नहीं करेगा तो एक सवाल भी नहीं पूछेगा। लेकिन ये बात श्योर है, जब मेंस के अंदर सवाल आएंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा बहुत कम कोई एक ईयर देखने को मिलेगा जिस साल इन दोनों में से किसी एक टॉपिक से सवाल नहीं आया हो। इसीलिए ये अपने आप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, खास करके मेंस के पर्सपेक्टिव से, जब हमको इनकी इंपॉर्टेंस, ये वर्तमान में जो इश्यूज फेस कर रहे हैं वो सब पूछा जाए। तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इसको अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, ताकि कोई पार्ट आपका ऐसा ना रहे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो और आपका मिस हो जाए। उम्मीद है कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर होगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। फिर भी अगर कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर भी कर सकते हैं, और स्क्रीन पर फिक्स ऑडियो लिखा आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। धनंजय, सक्सेस, सोनी, प्रियांशु, सबा, रेसु, ममता, रिया, कोमल, ज्योति, राजेश, ऋषि, आशुतोष, अंजलि, सिद्धि, अभिजना, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनका नाम नहीं ले पाया उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को और जानेंगे पीआई क्या होता है, फिर बात करेंगे हमारा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा क्या होता है। इमेजिन करो एक सिचुएशन को, एक इंसान है, किसी फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री के मालिक ने उसको ये कहा कि आप मेरे यहाँ पर ओवर टाइम करिए, मैं आपको सैलरी के साथ साथ में ओवर टाइम भी दूंगा। लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई कि ना तो सैलरी मिल पाई, ना ओवर टाइम मिल पाया, मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, या ओवर टाइम देने से मना कर दिया, सैलरी दे दी, या फिर बोनस देने की बात की गई थी हमारी, वो बोनस भी नहीं दिया गया। ऐसा कोई सिचुएशन सोचिए जो ऐसे वर्ग के साथ हुआ है, जो वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास में भी लेबर क्लास है, यानी कि जो हमारा वर्कर है फैक्ट्री में, जो हमारे लेबर होती है, श्रमिक होते हैं, वो क्लास हमको देखने को मिलती है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो ज़्यादा कानून के बारे में जानती नहीं है। और ऐसी स्थितियों के अंदर हमारा उनका अगर कल को कोई अधिकार आप छीन भी लेते हो तो उनको पता भी नहीं चलता कि भैया उनका अधिकार को छीन लिया गया है। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट जो है हमारा, आज से कुछ समय पहले लागू हुआ करता था, अब तो सरकार नया एक्ट लेकर आ रही है, लेकिन नियम वही है जो कि कहता है कि ओवरऑल जो वर्किंग आवर्स रहेंगे एक दिन के अंदर, वो 9.5 आवर रहेंगे, यानी कि 9.5 घंटों से ज़्यादा आप किसी से काम नहीं करवा सकते, इंक्लूडिंग इंटरवल का पार्ट, जिसके अंदर आधे घंटे का कम से कम, और मैक्सिमम कंपनी वाली की मर्जी है कितना आप काम कराओ, इतना आपको काम करवाना पड़ेगा। पहले ये 8.5 घंटे हुआ करता था, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि सभी लोग हमारा 9.5 आवर ही काम करते हैं पूरे दिन के अंदर? नहीं, शायद बहुत बड़ी कंपनियों में ऐसा कुछ होता होगा। तो जब आज से कुछ साल पहले चले जाए, लगभग 1970-80 के दशक के अंदर, तब तो कानून की नॉलेज रखने वाले व्यक्ति वही नहीं करते थे तेरे साथ। तब उस वर्कर की सिचुएशन को समझिए कि फैक्ट्री के मालिक ने उस वर्कर से काम भी करवाया, बोनस देने की बात भी करी, या ओवर टाइम देने की बात भी करी, लेकिन उसको ओवर टाइम नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में वो कानून नहीं जानता कि उसके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, यानी कि उल्लंघन हो रहा है, और ये भी नहीं जानता कि कैसे जाकर के किसी के पास शिकायत की जाए। तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट कैसे जाए जब उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली उसके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग तो मालिक ने जो नौकरी दी है 10 घंटा 12 घंटे काम करवाएगा, जबकि लॉ के अंदर लिख रखा है हमारा कि भैया आप 9 साढ़े 9 घंटे से ज्यादा काम करवा नहीं सकते। तो उस सिचुएशन के अंदर ऐसा ये केस हमको देखने को मिला 1976 में, 1976 में, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई। अब्दुल भाई नहीं है, अब्दुल थाई है। अब्दुल थाई वो वर्कर है जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, जो कि बेसिकली एक इंडस्ट्री में काम किया करता था बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे में परंपरा चला करती थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, कोई लॉ नहीं था बकायदा, लेकिन परंपरा थी कि जो कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे वो हर साल हमारा ओवरऑल जब पूरा अपना बिजनेस का लेखा जोखा रखते थे कि भैया इतना कमाया, इतना लगा, इतना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपनी मर्जी से बोनस दिया करते थे। लॉ नहीं था, बस एक परंपरा चली आ रही थी बहुत लंबे समय से, खास करके कपड़ा व्यापारी के बीच के अंदर। अब्दुल थाई को भी ऐसी उम्मीद थी कि भैया बोनस मिलेगा, लेकिन अब्दुल थाई के केस में ऐसा नहीं हो पाया कि भैया बोनस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, उनको मना कर दिया गया। अब्दुल थाई अपने पर्टिकुलर उस कानून से अवेयर नहीं कि भैया देश के अंदर कोई बोनस को लेकर लॉ है कि नहीं है, मालिक ने नहीं दिया तो नहीं दिया। तो उस समय ट्रेड यूनियंस भी रन किया करती थी, जैसे आज रन करती है हमारी ट्रेड यूनियन, वैसे ही एक ट्रेड यूनियन हुआ करती थी मुंबई कामगार। अब्दुल भाई अपनी समस्या लेकर के इस ट्रेड यूनियन के पास गए, मुंबई कामगार सभा के पास में, कि सर क्या करें, मेरे को तो मालिक ने नौकरी से भी निकाल दिया, बोनस भी नहीं दिया, और ऐसे ही मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनके साथ इस तरह की घटना हुई। अब मेरे को तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोर्ट में कैसे केस करना है। तो मुंबई कामगार सभा, जहाँ पर कुछ नॉलेजेबल पर्सन, ऐसे लोग जो कानून जानते थे, थोड़ा बहुत ट्रेड यूनियन के वो पर्टिकुलर जानकार लोग देश के कानून को समझते थे, वो पहुंच गए कोर्ट अब्दुल थाई की तरफ से। अब सवाल सबसे पहले ये उठा कि भैया जो पीड़ित है वो है अब्दुल थाई, लेकिन केस अब्दुल थाई ने नहीं किया, केस किया मुंबई कामगार सभा ने। किसको न्याय दिलाने के लिए? अब्दुल थाई ने। तो 1976 में जो नियम लागू हुआ करता था उसको हम कहते थे लोकस स्टैंडाई। किसी भी शिकायत को कोर्ट तक लेकर जाने के लिए जो नियम लागू हुआ करता था उसको हम कहते थे लोकस स्टैंडाई। ये क्या होता है लोकस स्टैंडाई? कि सर जिसके साथ कोई घटना घटी है वही व्यक्ति आकर के शिकायत दर्ज करवा सकता है, और फिर उसी व्यक्ति के उस शिकायत के ऊपर मामला कोर्ट में चलेगा। तो यहाँ अब्दुल थाई को तो न्याय बाद में मिला, कोर्ट के सामने इंटरेस्टिंग सा केस आ गया सबसे पहले 1976 में, कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि घटना किसी और के साथ घटी हो, पीड़ित कोई और है हमारा, लेकिन शिकायत वो नहीं कर रहा है, उसके बिहाफ पर कोई और कर रहा है। क्योंकि उस समय तक 1976 तक भारत के अंदर जो हमारा नियम काम कर रहा था वो लोकस स्टैंडाई का काम कर रहा था। तब इस केस को अंदर हमारी जो क्वेश्चन उठा कि मुंबई कामगार सभा आ भी सकती है या नहीं आ सकती है, तो हमारे उस समय जो जस्टिस हुआ करते थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर और पी एन भगवती, उन्होंने दुनिया के कानूनों को चेक किया कि वहाँ पर किस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो एक्जैक्टली ऐसी एक प्रथा 1960 में अमेरिका में भी देखने को मिला था, जहाँ अमेरिकन कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट नया इजाद किया था, नया कॉन्सेप्ट बनाया सिस्टम चल तक 1976 तक भारत के अंदर जो हमारा नियम काम कर रहा था वो लोकस स्टैंडाई का काम कर रहा था। तब इस केस को अंदर हमारी जो क्वेश्चन उठा कि मुंबई कामगार सभा आ भी सकती है या नहीं आ सकती है, तो हमारे उस समय के जो जस्टिस हुआ करते थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर और पी एन भगवती, उन्होंने दुनिया के कानूनों को चेक किया कि वहाँ पर किस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो एक्जैक्टली ऐसी एक प्रथा 1960 में अमेरिका में भी देखने को मिला था, जहाँ अमेरिकन कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट नया इजाद किया था, नया कॉन्सेप्ट बनाया, नाम दिया था पीआईएल, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1960 के दशक में सिमिलर सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर भी ऐसी घटना घटी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर घटना किसी और व्यक्ति के साथ घटी हो, लेकिन वो व्यक्ति हमारा कमजोर है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नॉलेज के रूप से, ज्ञान नहीं है उसको, उसके अधिकारों का वायलेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कल को वो पीड़ित हो चुका है, विक्टिम बन चुका है, उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो कोई और आकर के भी उसका तरफ से केस दर्ज करवा सकता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका में हुआ करती थी, हमारी जुडिशरी में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने और पी एन भगवती जी ने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया कहाँ पर, इस पर्टिकुलर केस में, और फर्स्ट टाइम ये चीज कही जजमेंट देते हुए अब्दुल थाई को न्याय दिया कि सर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के साथ मतलब घटना घटी हो और वो व्यक्ति हमारे किसी वजह से कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, या वो जानता ही नहीं है कि कोर्ट कैसे जाया जाए, कैसे शिकायत दर्ज करी जाए। तो उसके बिहाफ पर कोई और नागरिक, कोई और संस्था या कोई भी जनहितैषी हमारा सिटीजन
आकर के क्या कर दे, उसकी तरफ से अपील कर दे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ये जो अब्दुल थाई से कहानी स्टार्ट हुई भारत में, वहाँ से जनहित याचिका का अवधारणा भारत में भी स्टार्ट हुआ, जबकि दुनिया में ये कॉन्सेप्ट कहाँ हुआ करता था, यूएसए में हुआ करता था। याद रखिएगा, उन जजेस का नाम जो भारत में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, वी आर कृष्णा अय्यर और पी एन भगवती। अमेरिका वो देश जहाँ पर पीआईएल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले रन किया करता था, हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अलग-अलग नाम अलग-अलग देशों के अंदर देखने को मिलता है। आप चाहो तो ये अलग-अलग नाम याद करो, अदरवाइज मत याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चॉइस है आपकी। लेकिन पीआईएल के नाम से थोड़ा इसको ज़्यादा जानते हैं। तो वो केस जिसके थ्रू भारत के अंदर पीआईएल की अवधारणा स्टार्ट हुई, ये पहला केस नहीं था, ये वो केस नहीं था जो कि पीआईएल के द्वारा हमारा दायर किया गया था। ये वो केस था जिसमें एक अधिकार दिया गया लोगों को कि सर अगर आपके साथ कुछ घटना घटी है, लेकिन आप नहीं जानते हो कि किसी वजह से आप कोर्ट कैसे जा पाएंगे या नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आप कमजोर है, तो आपके बिहाफ पर कोई और भी आ सकता है। ये जजमेंट हमारा किसमें दिया गया, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई के केस में दिया गया। इसीलिए जब पूछा जाता है भारत में वो केस का नाम बताइए जिसके थ्रू पीआईएल का उद्भव हुआ, ओरिजिन हुआ, तो आंसर रहेगा मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई 1976। तो इस पूरी कहानी के थ्रू अगर पीआईएल को आपको एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो या एक पैराग्राफ में डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहेंगे सर बेसिकली पीआईएल वो टूल है, वो मैकेनिज्म है, वो साधन है, वो एप्लीकेशन है। जैसे स्कूल में एप्लीकेशन लगाते थे, एग्जैक्टली वैसी एप्लीकेशन है जिसमें कोई भी जन हितैषी नागरिक या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों का अगर हनन होता है, उसके प्रवर्तन के लिए अदालत का रुख कर सकता है। ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अपनी गरीबी के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण या फिर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा, हमारा डिसएडवांटेज होने के कारण खुद अदालत नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति के अंदर अगर लगता है कि हाँ, सच में लोगों के अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण नहीं जा पा रहा है, तो कोई भी नागरिक, आप खुद, कोई भी संस्था, कैसी भी संस्था, एनजीओ भी क्यों ना हो, वो कोर्ट में उसके बिहाफ पर केस लड़ सकते हैं। जय भीम नाम की मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बाकी चलो कहानी बड़ी नहीं सुनी हो, अब्दुल भाई का केस की बैकग्राउंड आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जय भीम मूवी जरूर आपने देखी होगी। वहाँ पर भी ऐसी घटना होती है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो कि हमारा गरीब होता है, पुलिस पकड़ के उसको जेल में ले जाती है, उसके परिवार को पता नहीं अब कहाँ जाया जाए क्योंकि पुलिस वाले उसकी एफआईआर लिख नहीं रहे हैं, कोई व्यक्ति भाग्य आपका कुछ नहीं कर सकते। तब एक महिला जो स्कूल में काम करती है वो कहती है हम आपकी सहायता करेंगे और वो एक वकील के पास जाती है कि इनके साथ ये घटना हुई है और आप इनकी यहाँ पर केस दर्ज करो। तब उस वकील ने कोर्ट में केस दर्ज किया होता है। क्लियर? यही है पीआईएल, आसान भाषा में जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि सर वो एप्लीकेशन है, वो टूल है, वो साधन है जिसके माध्यम से किसी भी पर्सन के साथ में अगर कुछ गलत होता है, उसके अधिकारों का वायलेशन होता है, समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होने के कारण अगर वो नहीं जा पाता किसी वजह से कोर्ट में, तो ये केस खुद पीआईएल के थ्रू नहीं आया था। इस कॉन्सेप्ट के पैसा नहीं था कि पहले से एग्जिस्ट था और किसी ने उसके थ्रू अप्लाई कर दिया। ये तो वो केस था जिसने ऐसा अपने जजमेंट में निर्णय दिया कि कोई और भी आ सकता है। तो वो पहला केस कौन सा था इसमें जो कि पीआईएल के कॉन्सेप्ट के आने के बाद रजिस्टर हुआ, वो था हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। जब पीआईएल नाम की एक साधन, एक टूल, एक याचिका अवेलेबल होगी, ऐसा जजमेंट जस्टिस कृष्णा अय्यर की बेंच ने जब दिया 1976 में, तो हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस पहला केस था जो पीआईएल की अवधारणा के बाद में स्टार्ट हुआ। कैसे? कि सर एक दिन इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है हमारा, उसके अंदर एक आर्टिकल छपता है। आर्टिकल होता है प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर। उस समय के इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहा था, ठीक है? हमें जो हमारा ओवरऑल जो पर्टिकुलर हमारा आर्टिकल होता है प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर होता है, यानी कि जो कैद में लोग हैं हमारा, जेल में किस तरह के रिफॉर्म किए जा सकते हैं और क्या क्या इश्यूज है उसके ऊपर आर्टिकल होता है। उसमें बिहार का एग्जांपल लिया जाता है कि सर बिहार के अंदर कई सारे कैदी ऐसे हैं जिनका अब तक ट्रायल भी नहीं हुआ है। ट्रायल नहीं हुआ इन द सेंस कि सर एफआईआर हो चुकी है लेकिन अब तक कोर्ट में केस स्टार्ट नहीं हुआ है, या स्टार्ट तो हो गया है लेकिन 10-15 साल निकल चुके हैं, अब तक मामला हमारा सुनवाई नहीं हो पाई है और कल को अगर इनको सजा भी हो जाती है, तो जो क्राइम उन्होंने किया था और अगर सजा होती है और सजा मिलेगी उसकी, तो उससे ज़्यादा समय तो ऑलरेडी जेल में बिता चुके हैं ट्रायल के दौरान में, यानी कि वो जो प्रक्रिया चली आ रही थी सुनवाई के दौरान उतना कि अब तक तो न्याय भी नहीं मिला। ये हालात बिहार का एग्जांपल देते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने उस समय एक पर्टिकुलर हमारा खबर छापी थी। तो सुप्रीम कोर्ट की वकील हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया, उस आर्टिकल को बेसिस बनाया, उसी सेम इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को, और पहुंच गई कोर्ट कि सर ये है खबर और इसको देखकर लगता है कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर क्राइम में एक अपराध में सजा अगर 1 साल की है लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है और 5 साल से वो बिना सुनवाई के हमारा जेल में है, बिना सजा दिए कोर्ट के द्वारा वो जेल में ही बैठा है, हमारा बेल भी नहीं मिल पा रही है, ये तो वायलेशन हो गया सीधा-सीधा हमारे मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 21 का, ये तो गलत बात है। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि हम ये जांच करेंगे कि ये आर्टिकल कितना सही है, इसके बारे में जांच के आदेश दिए जाए कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये पहली शर्त रखी। और दूसरा, हुसैना खातून नाम की एक महिला हुआ करती थी, उनके बिहाफ पर खुद ही केस रजिस्टर करते हुए हमारा पॉइंट रखा गया कि यहाँ के जो हालात है वो ऐसे नहीं है कि वहाँ पर महिलाएं हमारी रह पाए, और ऐसे और भी कई सारे लोग हैं। तो जब वो ट्रायल हमारा स्टार्ट हुआ, जांच स्टार्ट हुई और बिहार की कई सारी जेलों का रिव्यू किया गया, तो नंबर निकल के आया 40,000। एक ही महिला थी हुसैना खातून जिसके बिहाफ पर केस स्टार्ट किया गया था एक आर्टिकल के ऊपर, जबकि हुसैना खातून ने कोई मदद नहीं मांगी। इसी आर्टिकल को बेसिस बनाते हुए कोई एक व्यक्ति हमारा कोर्ट पहुंच गया पीआईएल का सहारा लेके, उस कॉन्सेप्ट का सहारा लेके जो मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई के केस के जजमेंट में आया था, और परिणाम ये निकला कि हुसैना खातून को तो रिलीज किया गया। बिहार के अंदर वो 40,000 अंडर ट्रायल कैदी थे जिनका मामला अभी भी लंबित था, उन सबको रिहा कर दिया गया कि सर जी आप जितने समय तक जेल में हो उस तरह आपने अपराध भी नहीं किया है, अगर सजा हो जाएगी तो ये तो गलत बात हो जाएगा। ये चीज आपने रिसेंटली भी देखी होगी, अखबार में पढ़ी होगी कि कोर्ट ने बहुत पुराने केस जो 15-20 साल पुराने केस है हमारे, उसको खुद ही हमारा क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया कि भैया ये हमारा वॉइड करते हैं, उसको अब नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि सर जिस अपराध की जो धारा लगाई थी, कल को अगर हम न्याय कर भी दे तो कोई मीनिंग नहीं है। अगर 3-4 साल 5 साल 7 साल की सजा देंगे तो ऑलरेडी वो ट्रायल में हमारा जेल में इतना समय बिता चुके हैं कि उसको करने का कोई मीनिंग नजर नहीं आता। तो ये पीआईएल के कारण पॉसिबल हुआ। सोचो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो 40,000 से ज्यादा से बिहार की स्थिति ये थी उस समय के एक आर्टिकल के थ्रू, तो भारत के अंदर और कहां-कहां ऐसी व्यवस्था होगी, क्योंकि ये समस्या ट्रायल हमारे जो लोग हैं जेल में अब तक चले आ रही है, तो आज भी एग्जिस्ट करती है। पीआईएल के बिना वो लोग बाहर नहीं आ पाते, इसीलिए पीआईएल अपने आप में क्या नजर आती है, हमको इंपॉर्टेंट नजर आती है। क्लियर? कोई डाउट है कि हुसैना खातून केस में? तो प्लीज पूछ लो। तो पहला केस जो पीआईएल में रजिस्टर हुआ वो हुसैना खातून का केस था। वो केस जहां से पीआईएल के कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग हुई हमारा, वो पर्टिकुलर केस हमारा मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई का केस हुआ करता था। अतीक अहमद का एग्जांपल ले सकते हैं क्या, क्योंकि वो भी बहुत दिन से जेल में थे लेकिन सजा हुई है। अतीक अहमद का एग्जांपल हम यहाँ ले नहीं सकते, एक रीजन है। अतीक अहमद क्रिमिनल केस के अंदर जेल में हुआ करते थे और पहले वो गुजरात के जेल के अंदर, साबरमती जेल के अंदर थे। वर्तमान में उनके ऊपर ऑलमोस्ट 101 के आसपास केसेस हमारे हो रखे हैं, उसमें शायद पहले केस के अंदर सजा हुई है प्रॉपर उनका, बाकी ट्रायल चल रहा है हमारा। तो उस 101 के केस में जो सजा दी गई है वो यूपी के कोर्ट के द्वारा दी गई है हमारा, तो वहां तक तो वो अंडर ट्रायल वाला पार्ट नहीं आएगा। दूसरा पार्ट आता है हमारा कि वो जो केस चल रहा था कितने समय तक साबरमती जेल में थे, 1 साल 2 साल, वो एक अलग पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है। लेकिन जिन केसेस के थ्रू रजिस्टर किया गया पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, वो उस अंडर ट्रायल में नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे अंडर ट्रायल का ये समझो कि आपने छोटा सा क्राइम किया, शायद आपको 3 से 7 साल की सजा हो जाए, 1 साल की सजा हो जाए, 6 महीने की जेल हो जाए, लेकिन आप 10 साल से जेल में ही हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ये केस कर दिया गया था। तो क्या ये उचित होगा कि सजा तो नहीं थी लेकिन आप इतने समय तक हमारा जेल में थे बिना सजा सुनाए? गलत हो जाएगा, ये इंजस्टिस कहलाएगा। ये नहीं होगा कि भैया आपका मामला चल रहा है, तारीख पे तारीख आ रही है, 6 महीना 1 साल आप रहे हमारा और आपको सर ये तो इंजस्टिस है, बिना सजा के मेरे को जेल में रखा। हाँ, अतीक अहमद को भी कल को 14-15 साल हो जाते बिना पर्टिकुलर सजा के, तो वो हमारा इस तरह की पिटीशन फाइल कर सकते थे कि सर जी माफी दे दो, 3 साल का पर्टिकुलर क्राइम सामने आता और मैं तो 10-15 साल हो गए जेल में हूं, तो ये चीज सही नहीं है। क्लियर? वो एग्जांपल यहां फिट नहीं होता। क्लियर है?
वॉइस इशू आ रहा है, ओके, जॉइन करने पर आती है लेकिन हाफ सेकंड में चली जाती है, ओके, एक बार चेक करवा लेते हैं। रुद्र सर एक बार स्क्रीन पर चेक करिए, यहाँ पे स्क्रीन पर एक पार्ट होगा आपका फिक्स ऑडियो वाला, वहाँ क्लिक करके देखो या रीजॉइन करके देखो, हो जाएगा। पीएल का मीनिंग वापस समझा दूँ बिल्कुल, कि सर एक ऐसा याचिका है, एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा टूल, एक ऐसा साधन, एक ऐसा मैकेनिज्म है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक, कोई भी संस्था, समाज सेवी संस्था, अगर उसको लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ में गलत हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि या तो उसको पता ही नहीं है कि भैया मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वो कानून का नॉलेज नहीं रखता, या फिर वो इतना गरीब है, समाज में इतना पिछड़ा है कि उसको या तो वो सपोर्ट ही नहीं करेगा हमारा, या फिर कोर्ट का वो महँगा खर्चा उठा नहीं सकता। ऐसी स्थिति के अंदर वो एक जनहितैषी नागरिक, यानी कि जनता का भला चाहने वाला नागरिक या कोई समाज सेवी संस्था, उसके बिहाफ पर, उसकी मर्ज़ी से या बिना उसकी मर्ज़ी के, उसके बिहाफ पर कोर्ट के अंदर क्या कर सकता है, हमारा केस कर सकता है। वो जो याचिका, वो जो एप्लीकेशन लगाई आपने उस व्यक्ति के बिहाफ पर, उसी एप्लीकेशन को नाम दिया गया पीआई, जिसकी स्टार्टिंग हमको मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल ताई के केस से देखने को मिलती है। क्लियर? कोई डाउट? किसी तरह का? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआई का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये लिखा हुआ है, आ गया भैया, ये रहा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे। तो सर ये तो हुआ कि इतिहास इसका क्या था हमारा एंड मीनिंग क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, पहला केस कौन-सा था। लेकिन पीआई लाने का रियल पर्पस क्या था? वो तो लिख देंगे चलो, एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि हमारा वीकर सेक्शन हो, वीकर सेक्शन से बिलॉन्ग करता हो लेकिन नहीं पहुँच पाया न्याय व्यवस्था तक, तो उसको न्याय तक पहुँचाने के अंदर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। लेकिन तो एक ही कारण हुआ। दूसरा क्या? जैसे वो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जहाँ वादा किया गया आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सरकार आपसे मौलिक अधिकार छीनेगी नहीं, वो एक्चुअल में मीनिंगफुल बने रहे, सार्थक बने रहे कि हाँ भैया सबको मौलिक अधिकार मिल रखे हैं, अमीर गरीब उच्च निम्न ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति को ही हमारा सिर्फ मौलिक अधिकार दे रखा है, ये नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ नाम की चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हो। ये ना हो कि कुछ व्यक्ति को तो मौलिक अधिकार का हमारा राइट मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। ये पीआई इंश्योर करता है, क्योंकि बेचारा वो नहीं पढ़ पाया, अब ऐसी स्थिति के अंदर उसको कानून का ज्ञान नहीं है, अगर उसको आप नुकसान पहुंचाओगे, उसको तो पता ही नहीं कि मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज भी होगी। आज एक गरीब एक वर्कर जो हमारा है उसको जाके पूछोगे कि बताओ ये मौलिक अधिकार कहाँ लिख रखे हैं, कौन से मिल रखे होंगे, ये क्या होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज होगी भैया। वो तो आपको पता है क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं आ रहा हो तो आप भी नहीं पढ़ते। एक्जेक्टली इसीलिए वो मीनिंगफुल बना रहे, जो वादा किया गया है संविधान के द्वारा हर एक नागरिक से, भैया आपको ये अधिकार मिलेंगे, कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो कल को कोई छीनने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके, किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो अपील हमारी फाइल की जा सकती है। और दूसरा, जो कानून बना रखा है हमने संविधान के अलावा, जो कानून हमने बना रखे हैं, तो वो भी बराबर काम करते रहे, कल को कोई उनका भी हमारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। इसलिए पीआई लेकर आना जरूरी था। जो मेन उद्देश्य था पीआई को लेकर आने का, वो यही उद्देश्य हमारा रखा गया कि ना सिर्फ एक्सेस टू जस्टिस हो, यानी कि न्याय तक हमारी पहुंच हमको देखने को मिले, साथ-साथ में जो कानून हमारे बना रखे हैं वो भी प्रभावी ढंग से लागू हो सके। जो कानून के थ्रू या मौलिक अधिकार संविधान के थ्रू जो हमने प्रोटेक्शन संरक्षण दे रखा है नागरिकों को, वो भी बराबर हमारा लोगों तक मिलता रहे और सब लोग, संस्थान, सरकारें और हर एक नागरिक कानून के दायरे में काम करते रहे और कल को वॉयलेशन हो जाए किसी के साथ में, तो सिर्फ इस वजह से पीछे ना रह जाए कि भैया वो कमजोर वर्ग से बिलॉन्ग करता है इसलिए उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस चीज को दूर करने के लिए पीआई नाम का कॉन्सेप्ट हमारे देश में अमेरिका से लेकर आएगा। अमेरिका के संविधान में नहीं लिखा हुआ ये चीज याद रखना, उन्होंने भी बाद में हालातों से सीखा और अपने यहाँ व्यवस्था बनाई हमारी, और हमने भी अपने हालातों से देखा और कहा कि भैया नहीं, लोकल स्टैंड वाला नियम लागू नहीं होगा क्योंकि कई लोग कोर्ट नहीं आ पाते हैं। ऐसी स्थिति में पीएल का कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि सर कौन-कौन से वो आर्टिकल है जिसके थ्रू हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं और किस-किस के खिलाफ पीएल दायर की जा सकती है। तो सबसे पहला तो प्राइवेट पार्टी के खिलाफ पीएल दायर नहीं की जा सकती, इस चीज को याद रखिएगा। कल को आप अंबानी जी के खिलाफ पीएल दायर नहीं कर सकते कि सर जी आपके घर के अंदर वो टावर जो लगा रखा है उससे मेरे को नुकसान हो रहा है, पीएल उनके अगेंस्ट नहीं होती है। वो मामला चलता है लेकिन वो पीएल के थ्रू नहीं चलता है, वो अलग से आपको याचिका डालनी पड़ती है। अगर उस टावर की वजह से आपको नुकसान हो रहा है तो वो पीएल का पार्ट नहीं रहेगा, यानी कि प्राइवेट एंटिटी के पीछे तो कभी भी किसी पर्सन या आप या हमारे बीच में भी किसी तरह का पीएल नहीं हो सकता कि आपके पड़ोस के अंदर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति रहता है, उसका घर बनाया जा रहा है, उसको घर में आपको समस्या आ रही है, पीएल लगा दो, नहीं। प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट कभी भी आप हमारा नहीं लगा सकते पीएल, ये टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो किसके खिलाफ हो सकता है? ओनली पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ, जैसे कि स्टेट की गवर्नमेंट, सेंटर की गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी वाला पार्ट हो गया या हर सरकारी संस्था कोई भी तरह का कोई पोलिटिकल पार्ट हमारा करती है जो कि लगता है कि आपके अधिकार को वॉयलेशन हो रहा है, उनके अगेंस्ट में ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका दायर की जा सकती है। और कहाँ जा सकते हो? 32 नंबर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, 226 का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट जा सकते हो, और सीआरपीसी जो है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है हमारा 1973 का, जैसे आईपीसी होता है वैसे सीआरपीसी भी होता है, उसका सेक्शन 133 के थ्रू आप मजिस्ट्रेट के सामने भी जा सकते हो, यानी कि जो लोअर कोर्ट है हमारे वहाँ पर भी आप जा सकते हो 133 का इस्तेमाल करते हुए। राहुल गांधी के केस में जो याचिका दायर की गई थी पूर्णेश मोदी जी के द्वारा, वो उसकी स्टार्टिंग पीआईएल से होती है, सबसे लोएस्ट वाले पार्ट में होती है कि सर जी इन्होंने कुछ बोला था, पब्लिक फिगर है ये, पब्लिक अथॉरिटी है क्योंकि एमपी है हमारी, इनसे मेरी भावनाओं का जो है वो आहत हो गई। वो तो केस की स्टार्टिंग हुई थी, वो पीआईएल से तो देखने को मिली थी, तो आप मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हो हमारा 133 का इस्तेमाल करते हुए। सुप्रीम कोर्ट में जब आप पीआईएल उस समय दायर कर सकते हो जब आपको लगे कि उस पर्टिकुलर घटना की वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों का वॉयलेशन हुआ है, तो भी आप पीआईएल दायर कर सकते हो। क्लियर? ये चीज याद रखिएगा। और हाई कोर्ट को जा सकते हैं। कौन दायर कर सकता है? तो जैसे शुरुआत में डेफिनेशन में आपको बताया, एनी सिटीजन, कोई भी नागरिक आप भी दायर कर सकते हो। कल को अगर आपके सामने कुछ गलत चीज होती हुई दिखाई दे और आपको मन करे कि नहीं हमको न्याय दिलाना है इनको, तो ऐसी स्थिति में आप भी दायर कर सकते हो। कोई और संस्था भी दायर कर सकती है, एक ऐसा व्यक्ति भी दायर कर सकता है जिससे मामले से कोई लेना नहीं है, कोई घटना उससे देखी है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा है और उसका कोई हमारा लेना देना भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, तो भी वो दायर कर सकता है। ये अलग-अलग केसेस के थ्रू हमको देखने को मिला, क्योंकि पहले वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि सर अब्दुल भाई के साथ अन्याय हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो मुंबई कामगार सभा के पास गए, उन्होंने रिप्रेजेंट हमारा किया। फिर एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा, वकील को लगा कि सर जी ये चीज सही नहीं है, तो वो हमारा वो चीज हमको देखने को मिली। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, खुद का ही नुकसान हो रहा है, लेकिन वो भी पीएल का दायर कर रहा है, या एक ऐसे व्यक्ति का नुकसान हमारा हो रहा है जिसका एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है मामले से या इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा है, तो भी क्या वो हमारा केस दायर कर सकता है? तो बिल्कुल एक सवाल आता है आपका मेंस के अंदर, पीएल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी विकास कैसे हुआ भारत में, जिसमें पहले 2 पॉइंट्स आपको यही लिखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ और पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। क्या पॉइंट्स? तो याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, लोगों के भले तक की बात कर लीजिए तो ठीक है, बहुत सारे लोग उस फैसले से इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं, वो बात तो ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट प्राइवेट हो तो, निजी हित हो, तो क्या पीएल हो सकता है? ये मामला आया था इंडियन बैंक एसोसिएशन बॉम्बे वर्सेस मेसर्स देवकला कंसल्टेंसी सर्विसेज मामले में। केस का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या केस थी? कि सर एक व्यक्ति हुआ करते थे, बैंक से लोन लिया था, बैंक से जब लोन लिया था हमारा, तो ऐसी स्थिति में उनको इंटरेस्ट रेट कुछ और बताई गई थी। लेकिन जब ओवरऑल सब कुछ फाइनलाइज़ हुआ और 1 या 2 साल के आस-पास का समय हमारा बीत गया, तो टर्म्स के अंदर बिना इन्फॉर्म किए उस व्यक्ति की इंटरेस्ट रेट को 0.25% बढ़ा दिया गया। बिना इन्फॉर्म किए, कारण भी नहीं बताया गया कि क्यों, लेकिन उस इंटरेस्ट रेट को 0.25% बढ़ा दिया गया, जो उस समय के हालातों के अकॉर्डिंग जो भी रेट रही होगी, वो सबसे हाईएस्ट था। केवल मान लो 6% पे था, तो हमारा हो सकता है 6.2%, 2-5% रहा होगा, नेगोशिएशन करके 6% पर आ गए होंगे, लेकिन कुछ समय बाद में ऑटोमेटिकली उस समय के अकॉर्डिंगली वो हाईएस्ट कर दिया गया था। तो व्यक्ति हमारे पहुँच गया कोर्ट कि सर जी एक बात बताओ, हमको ये दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर आपने ये बढ़ाई, दिक्कत ये है कि आपने बिना इन्फॉर्म करे क्यों बढ़ाई, और ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है, मेरा प्राइवेट इंटरेस्ट है। लेकिन कोर्ट का ये यहाँ मानना था, जो याचिकाकर्ता ने यानी कि उस व्यक्ति ने हमारा दलील रखी कि आज ये मेरे साथ हुआ है, मेरा प्राइवेट इंटरेस्ट है, लेकिन ये कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या ये एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो सकता? मैं आया तो यहाँ पर सिर्फ अपने लिए ही हूँ कि भाई मेरा ये इंटरेस्ट रेट आपने कैसे बढ़ा दी, आया तो मैं अपने लिए न्याय के लिए, लेकिन मैं पीआई के थ्रू दायर करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है ये भी मेरे मौलिक अधिकारों का वॉयलेशन देखने को मिलता है और मैं इस पर्टिकुलर मामले के अंदर चाहूंगा कि इसको अर्जेंट मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाए। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट केस नहीं गया, पहले लोअर कोर्ट भी नहीं गया, सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना
कि ये भले ही मामला प्राइवेट इंटरेस्ट का हो, पर्सनल ग्रीवेंस का हो, यानी कि निजी शिकायत हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट लार्ज पब्लिक पर इन फ्यूचर आ सकता है। तो प्राइवेट इंटरेस्ट भी हो, या खुद का ही नुकसान हो रहा हो, फिर भी आप पीआर दायर कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, अगर उसका इम्पैक्ट कल को बहुत बड़ी हमारी पॉपुलेशन पर देखने को मिले। जैसे इसी केस को अगर अप्लाई कर दिया जाए वर्तमान की तारीख के अंदर, तो पेपर आउट जब होता है, तो कुछ लोग हमारा क्या करते हैं, पीआर दायर कर देते हैं कि सर जी पेपर आउट हो गया, हम चाहेंगे कि इसको निरस्त कर दिया जाए। सब तो नहीं चलेगा, जितने लोग हमारा एग्जाम देने आए थे वो सब तो नहीं गए, उनमें से कुछ लोग चले गए। ये नहीं कहते कि सर हम अपनी सिर्फ बात कर रहे हैं, उन सब की बात कर रहे हैं जिनको इसका समस्या इससे हमारा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, वो भी पीआर हो सकता है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल खुद के पर्टिकुलर चीज को भी ध्यान में रखते हुए अगर कल को पीआर दायर करता है, वो भी वैलिड मानी जाएगी। भले ही ऐसा लगता हो एक नजरिए में कि भैया सिर्फ उसी को फायदा होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट जजमेंट से बहुत सारे लोगों पर आ सकता है फ्यूचर के लिए। ये पर्टिकुलर लाइन इस केस के अंदर कही गई जो पहले नहीं था। पहले सिर्फ और सिर्फ हमारा पब्लिक इंटरेस्ट की बात रखी गई थी कि भाई प्राइवेट इंटरेस्ट किसी का नहीं हो, लार्ज पॉपुलेशन हमारी जिस पर सीधा इम्पैक्ट आ रहा हो, किसी इंडिविजुअल का कोई नहीं बनता, लेकिन बाद में चीज किया गया हमारा और प्राइवेट इंटरेस्ट की बात इसके अंदर जुड़ी गई। क्लियर है? इस केस की बैकग्राउंड में एग्जाम में इतना सारा नहीं लिखना है, सिर्फ केस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिखना है। कहानी तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि क्या हुआ था। क्लियर? जो सामने लिख रखा है वो एग्जाम में वो लिखना है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब एक और पर्टिकुलर घटना घटी, तो चलो ये तो ठीक है हमारा कि एक व्यक्ति को खुद का नुकसान दूर करवाना था, उसका मुआवजा लेना था, ठीक करवाना था, पीआर दायर करी, कोर्ट ने भी मान लिया कि ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है, तो हम गाइडलाइन इशू करेंगे, व्यक्ति को न्याय मिल गया, भविष्य के लिए चीजें तय हो गई हमारी। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा सिचुएशन जिसमें किसी व्यक्ति के साथ कुछ नहीं हुआ और साथ ही साथ के अंदर उसका उस एरिया से उस चीज से लेना देना भी नहीं है, तो क्या वो भी पीआर दायर कर सकता है? ये केस था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। एमसी मेहता नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआर दायर करी, ये कहते हुए जैसे गंगा नदी का जो पानी है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है हमारा। ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर इशू करें और उनको काम करने को कहें ताकि गंगा नदी के पानी को स्वच्छ कराया जा सके। कोर्ट ने पूछा आप कौन, क्या उस नदी के पानी का इस्तेमाल करते हो? एमसी मेहता जी ने कहा नहीं सर हम इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप उसके आसपास रहते हो जो गंदा पानी आपके घर के अंदर आ रहा है और आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं सर हम तो आसपास भी नहीं रहते हैं, तो फिर आप इस पर्टिकुलर मामले के अंदर पीआर दायर क्यों कर रहे हैं? क्या किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि भाई ये खास विशेष व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा घटना घट रही है? कि नहीं सर मैं किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि माना कि मैं इसके आसपास नहीं रहता हूं, मेरे ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग गंगा नदी के पानी को गंगा जल के रूप में रोज यूज करते हैं, डुबकी भी लगाते हैं, स्नान भी करते हैं हमारा और यूज भी करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जीवन की रक्षा करवा रहा था, मैं किसी खास व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए न्याय दिलाना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में चाहूंगा कि आप क्या करो, इस तरह का एक ऑर्डर पास करो जिसमें गंगा नदी के पानी को साफ करवाया जा सके। तो यहाँ इस पार्ट के अंदर एमसी मेहता केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि हाँ ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, पीआर उस केस में भी दायर की जा सकती है जब एक ऐसा व्यक्ति जिसका मामले से कोई लेना नहीं है, वो किसी खास तरह की पब्लिक को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा है, किसी खास तरह की पब्लिक को सिटीजन को होने वाले इशू को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जनहित के अंदर से बात कर रहा है, हमारा प्राइवेट इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी पीआर के अंदर हमारा केस दायर किया जा सकता है। ये एमसी मेहता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर कहा गया। तो आपको वंस अगेन एग्जाम में क्या लिखना है, केस का संबंध किस चीज से था और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा क्या कहा, बाकी सिर्फ कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? और बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो बेटर रहेगा। नोट्स में अगर आप कहानी भूल जाओ ऐसा लगे तो केस का रिलेशन लिख सकते हो शॉर्ट में लिखना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भूलोगे कहानियां याद रह जाती है। क्लियर? ये एवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है एमसी मेहता केस। अब इमेजिन करो वंस एक और कंडीशन कि सर पीआर नाम का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, फिर क्या करना है? तो आज की तारीख में जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस नाम की चीज आप सुनते हो, वो चीज आपको देखने को नहीं मिलती, वो पीआर के थ्रू ही पॉसिबल होगा। फिर आपके कुछ डाउट्स लेंगे, दो तीन मुझे दिखाई दे रहा है, पहले इसको पूरा कर लेते हैं टॉपिक को, एवोल्यूशन कैसे है। तो सर पीआर नाम का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, फिर क्या करना है?
तो आज की तारीख में जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस नाम की चीज़ आप सुनते हो, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। वो पीआर के थ्रू ही पॉसिबल होता है। फिर आपके भी बढ़िया था के अंदर रहते हुए इस वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हमारा काम किया करती थी, जिसमें जो भी महिला सरकार की योजनाओं का और जो नियम कानून महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, उसका प्रचार वगैरह करती थी और कोई घटना हो जाए तो रिपोर्ट वगैरह करवाती थी। तो महिलाओं को हमारा साथिन कहा जाता था। ऐसा होता है मित्र भी हमारा, जैसे हमने थोड़ा समय पहले ही पढ़ा था, हमारा पीएम मित्र स्कीम लेकर आई थी, तो बढ़ावा दिया तो मित्र लगा दिया जाता है हमारा। वैसे ही ये वाला पर्टिकुलर पार्ट था हमारा 1992 की घटना थी और साथिन महिला को कहा जाता था। 1987 में इस घटना से पहले ये प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा था और भवरी देवी के आस-पास के जो हमारे गाँव हुआ करते थे, उन गाँव में से एक घटना घटती है, हीनियस क्राइम की, रेप की घटना घटती है। ऐसी स्थिति के अंदर भवरी देवी, वही हमारा वन सेकंड पार्ट कि अब वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहले से जुड़ी होती है, तो मूवमेंट चलाती है, महिला को न्याय दिलाती है। उस समय आस-पास के गाँव वालों ने भवरी देवी की खुद की गाँव जहाँ वो रहती थी, उन गाँव वालों ने मदद करी, खूब बहुत सारा सपोर्ट किया। ये घटना थी सिर्फ और सिर्फ 1987 की, लेकिन 5 साल बाद स्थितियाँ बदली। भवरी देवी के गाँव के अंदर एक बाल विवाह हो रहा था, चाइल्ड मैरिज हो रही थी। भवरी देवी अभी भी हमारा वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी और ये भी पता है हमको उस समय हमारा बाल विवाह बिल्कुल गैर कानूनी था, कानून आ चुका था। ऐसी स्थिति के अंदर भवरी देवी ने उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन अब गाँव वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिन्होंने पहले सपोर्ट किया था 5 साल पहले। गाँव वालों ने विरोध कर दिया हमारा 1992 के अंदर जो घटना घटी चाइल्ड मैरिज को लेकर कि नहीं भैया आप अपना काम करिए, आप इंटरफेयर ना करिए। लेकिन फिर भी भवरी देवी क्योंकि सरकार के काम से जुड़ी हुई थी, बहुत लंबे समय से काम कर रही थी, तो उस समय के जो लोकल एसडीओ हुआ करते थे, एसडीएम नहीं, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर जो हमारे हुआ करते थे, एसडीएम से जस्ट नीचे, वो और वहाँ के जो डीएसपी हुआ करते थे, उनकी मदद से शादी वाले दिन रेड पड़वा दी। रोक गई उस दिन तो शादी, लेकिन चुपके-चुपके सही अगले दिन शादी हो गई। उस दिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई, अगले दिन हमारा वही वाला पार्ट जैसा आज भी देखने को मिलता है, जिस दिन हमारा आकातीत जैसे जो त्योहार होने वाला होता है, उस दिन तो पुलिस बहुत एक्टिव रहती है, लेकिन अगले दिन शादी हो जाती है, पता नहीं चलता, पहले शादी रहती है, पता नहीं चलता। फिर राजस्थान और आस-पास के इलाकों में आज भी आकातीत में बाल विवाह होता है, ये पुलिस भी जानती है। उस दिन तो एक्टिव रहती है, लेकिन उससे पहले और बाद में पता नहीं क्या होता है। 1992 में यही था, एसडीओ और डीएसपी की सहायता से उस दिन तो शादी रोक दी गई, लेकिन अगले दिन शादी हो गई। अब जब ये रेड पड़ी, गाँव में बात फैली, किसने बताया? शक आया भवरी देवी के ऊपर। फिर इसका बदला लेने के लिए उस परिवार के 4 लोग और एक और सहायता करने के लिए उनके साथ मिला एक व्यक्ति और 5 लोगों ने भवरी देवी के साथ गैंग रेप किया। भवरी देवी का सपोर्ट किसी ने नहीं किया, लेकिन फिर भी न्याय में विश्वास रखने वाली भवरी देवी पहुंची कोर्ट। कोर्ट से पहले गई पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इंटरेस्टिंग कहानी है कि 52 आवर्स तक जांच तक नहीं की गई पुलिस के द्वारा, जो सैंपल्स लिए जाते हैं रेप केसेस के पार्ट के अंदर, वो भी नहीं किया गया। यानी कि ये सीधा-सीधा केस को कमजोर करने वाला पार्ट था। 52 आवर्स 52 घंटे बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी दबाव जब बढ़ाया गया थोड़ा सा हमारे आस-पास की संस्थाओं के द्वारा, तो केस रजिस्टर हुआ, लेकिन केस को कमजोर रखा गया क्योंकि आपने उसमें गैंग रेप हुआ नाम की कोई पर्टिकुलर चीज़ तो लिखी नहीं। और जो व्यू कोर्ट्स ने उस समय के कोर्ट ने रखा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट हुआ करता था कि लोअर कोर्ट ने ये कहते हुए हमारा वही कर दिया कि ये तो सबूत नहीं थे कि गैंग रेप जैसे नाम की कोई चीज़ हुई है, 52 घंटे बाद में अगर आप जाकर के चेक करोगे, टेस्ट करवाओगे तो कुछ नहीं होने की संभावना, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कोर्ट के व्यू भी बहुत खतरनाक हुआ करते थे। इसमें कोर्ट ने कहा देखो भैया इन 5 में से तो एक तो हमारा एडल्ट व्यक्ति भवरी देवी की एज उस समय ऑलमोस्ट 40-45 साल के आस-पास रही होगी और एक व्यक्ति जो हमारा था वो 20-21 साल के आस-पास का था। तो ये तो उनकी माँ के समान होगी, जैसा आप कह रहे हैं कि ये तो इनकी माँ के समान होगी, ऐसी स्थिति में ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा बंटवारा बाकी के जो हमारे 4 लोग हैं, उनमें से कुछ की एज हमारा 60-65 समथिंग कुछ हुआ करती थी। तो ये तो इनके घर के अंदर दादा पड़ता था, जो ससुर वगैरह, तो उनकी एज का ये भी हमारे कर नहीं सकते। क्यों? लोअर कोर्ट के जज साहब ये कह रहे थे कि हमारी सभ्यता ऐसी नहीं है, ये मामला झूठा है और सबूत भी नहीं दिखाते। ये तो उस समय के जियो और इसके अंदर टेस्ट करवाएंगे, या तो 52 घंटे निकल गए, एफआईआर दर्ज नहीं करी और सबूत 2023 चल रहा है। आज भी वो न्याय की उम्मीद में हमारी भटक रही है कि शायद उनको न्याय मिल जाए। लेकिन उनके इस केस की वजह से बहुत सारी महिलाओं के साथ न्याय हो गया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट सुनाया तो माना कि वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, पॉसिबल है। और उसकी डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड किया, जिसके अंदर ना सिर्फ हमारा एक्चुअल कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ वो नहीं, अगर किसी ने कोई ऐसा जोक क्रैक कर दिया है जो कि सामने वाली महिला को पसंद नहीं आया, वो भी हमारा सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। कोई आपने गलत एक्शन, कोई गलत इशारा कर दिया हो, एक दो बार आपको समझाने की कोशिश की गई हो लेकिन नहीं हो पाया हो, या आपने कोई बैड टच किया हो, वो महिला अनकंफर्टेबल है, वो भी केस हो सकता है। ऐसी बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइंस और इनके क्या सॉल्यूशंस होंगे, विशाखा गाइडलाइन के नाम से हमारा रिलीज करी और फिर गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को समय निर्देश दिए कि कानून बनाओ और हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कानून होना चाहिए। तब पार्लियामेंट को 2013 में ये हमारा कानून लेकर आना पड़ा, जो आज पॉस एक्ट के नाम से जाना जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम। लेकिन सोचो पीआई का कांसेप्ट नहीं होता और उसके अंदर ये नहीं कह सकते कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई और व्यक्ति भी आ सकता है। तो ऐसी भवरी देवी जैसी और भी कई सारी महिलाएं दिखाई देती जो शायद कार्यस्थल पर आज भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही होती, लेकिन कोई हमारा चांस ही नहीं कि कोई इनको न्याय दिला दे। आज इसीलिए इन भवरी देवी जी की वजह से हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉस्ट नाम की कमेटी बनाई जाती है। गवर्नमेंट भी हमारा प्रमोट करने की कोशिश करती है कि सर इस तरह की घटनाओं को आके रिपोर्ट करो। हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉसिबल हो पाता है, इसीलिए हम पीआई लेकर आए। तो ओवरऑल जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि पीआई एक ऐसी पर्टिकुलर स्थिति में दायर की जाएगी जहां कोई एग्रीड पर्सन जिसके साथ कोई घटना हो गई हो, वो हमारा पिछड़ा हुआ हो, इकोनॉमिक रूप से कमजोर हो, कम नॉलेज रखता हो कि कानून नाम की कोई चीज अंदर ये भी अधिकार दे रखा है या कहाँ जा सकते हैं, गरीबी कारण वो हमारा कोर्ट नहीं जा सकता। तो कोई भी जनहितैषी नागरिक या फिर संस्था, समाजसेवी संस्था, उसके बिहाफ पर उसको रिप्रेजेंट करते हुए, चाहे उसके ऊपर इम्पैक्ट, खुद के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए एक याचिका दायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, सीधा या लोअर कोर्ट के अंदर भी हमारा ये पीआई है। और ये इसका एवोल्यूशन देखने को मिलता है कि कैसे-कैसे अलग-अलग मामलों में सिर्फ और सिर्फ जो प्रभावित व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने के लिए नहीं, कोई भी आम नागरिक चाहे उस मामले से संबंधित हो चाहे नहीं हो, वो भी हमारा क्या कर सकता है, पीआई दायर कर सकता है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। अब मेरे ख्याल से आराम से लिख सकते हो, अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए कि पीआई के एडवांटेज क्या है, मीन्स में अगर सवाल आ जाए तो ये एडवांटेज क्या है बताओ, इस पूरी ओवरऑल केसेस को समझते हुए आप अपने लैंग्वेज के अंदर महत्व लिख सकते हो, लाभ लिख सकते हो, एडवांटेज लिख सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। हाँ जी, केस अभी भी चल रहा है, अभी तक फिलहाल भवरी देवी जी को न्याय नहीं मिला है हमारा, और कोई डाउट हो तो प्लीज बता दो। ओके, लाउड स्पीकर से जैसे मंदिर मस्जिद से सबको प्रॉब्लम होती है, उसके खिलाफ हो सकती है क्या पीआई? पहले आपको साबित करना पड़ेगा हमारा कि एक्चुअल में सर उससे प्रॉब्लम हो रही है। लाउड स्पीकर के थ्रू जब मंदिर के अंदर हमारा भजन वगैरह किया जाता है या मंदिर के अंदर अजान वगैरह दी जाती है, पहले वो प्रूव करके देखो कि एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है हमारी। ये पीआई दायर की जा चुकी है, ऐसी पीआई लेकर गया था एक व्यक्ति कि सर इससे मेरी नींद जो है वो खराब होती है, ऐसे आस-पास के कई सारे लोगों की नींद खराब होती है। तो जज साहब ने ये कहा था, वर्तमान हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी, कि सर चाहते क्या हो कि लोग आपस में लड़ते रहें समाज के अंदर, कि जो हमारी अजान हो रही है, भजन हो रहा है, उससे किसी को तकलीफ होने लगी। हमारा आपको तकलीफ हो रही है वो अलग पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है, लेकिन वो चीज़ आप लेकर के यहाँ सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके पीआई का यूज़ करते हुए वो मिसयूज़ ऑफ पीआई के दायरे के अंदर आएगा कि हाँ, हमने ज़रूर कहा है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई व्यक्ति आ सकता है, लेकिन ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि अजान से हमको दिक्कत हो रही है या मंदिर के भजन से दिक्कत हो रही है। मेरे घर के बिल्कुल सामने जो है मंदिर है, सुबह शाम यहाँ पर आरती होती है, हमें कभी दिक्कत हो रही है और किसी को भी नहीं होती है। तो वो जो पीआई इस तरह की दायर की जाती है वो मिसयूज़ ऑफ पावर का पार्ट आता है। हाँ, दायर किया जा सकता है, लेकर जा सकता है, लेकिन कोर्ट वो तय करेगा कि एक्चुअल में इस मामले को पीआई के थ्रू एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। तो कोर्ट ने फटकार लगा के भगा दिया और ये भी कह दिया वकील साहब को कि सर जी अगर अगली बार ऐसा लेकर आए तो फाइन लगाएंगे, हमारा और आपका टाइम वेस्ट किया तो। और बताएं पीआई के लिए कोर्ट ही जाना होगा या कोई फॉर्म होता है? नहीं, सीधा कोर्ट जा सकते हो, जैसे केस दायर किया जाता है वैसे ऑलमोस्ट वकील के थ्रू केस दायर करवाना पड़ता है और पीआई अप्लाई किया जा सकता है, पीआई के थ्रू हमारा एप्लीकेशन की जा सकती है। नहीं, 1803 का जो मामला था अमेरिका में वो बिल्कुल अलग पर्टिकुलर पार्ट था। 1803 का जो पर्टिकुलर मामला हुआ करता था वो एक अलग चीज़ हुआ करती थी। हम पीआई के केस में हमारा 1960 से हमको व्यवस्था देखने को मिली, 1803 का मामला बिल्कुल अलग पर्टिकुलर पार्ट था। ठीक है, और बताएं
है ना? आगे नेक्स्ट पॉइंट, तो एडवांटेज एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है, ताकि लिख भी पाए आराम से। जैसे पीआईएल के आने से सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये हुआ कि लॉ को समझना आसान हो गया, जो पहले हर कोई नहीं समझ पाता था, तो कोर्ट में मामले जाने लगे, तो लोगों को भी समझ में आने लगा हाँ, ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन पहले लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं लॉ हमारा। ये पीआईएल ने हेल्प करी कि कल को उनके बिहाफ पर अगर कोई केस लेकर चला है, तो उनको पता लग जाता है कि हाँ, ये कुछ होगा कि नहीं हो पाएगा हमारा, इस तरह का पर्टिकुलर पार्ट। तो लॉ की नॉलेज भी बढ़ेगी लोगों तक, और लॉ के लिखे के अंदर, लॉ में लिखे गए वर्ड्स भी बहुत आसान भाषा में हमको आम जनता को समझ में आएंगे। साथ-साथ में ये भी पर्टिकुलर पार्ट होगा कि अगर कल को एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका यानी सरकार और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे, तो जुडिशरी हमारा पीआईएल के माध्यम से उनको आराम से क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है। अगर वो अपने कर्तव्यों का ढंग से पालन नहीं करती है, तो रिट जारी करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा ही कहा जा सकता है कि भैया आप इस तरह की चीज़ कर सकते हो, अगर वो पीआईएल को एक्सेप्ट किया जाता है तो। या फिर हम एक और पर्टिकुलर पॉइंट भी कह सकते हैं कि जैसे कि हमने इसके इंडस्ट्री के अंदर बात की थी कि कमजोर लोगों का एक तरह का मंच है, वो कमजोर लोग जो कि हमारे कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, उनको ये हमारा पहुंच जो है पहुंच देता है, कहाँ तक हमारे न्यायालय तक हमको देखने को मिलता है। इसलिए पीआईएल की एडवांटेज हमको क्लियर नजर आती है। और जब इस तरह के मुद्दे कोर्ट के अंदर जाते हैं, चर्चा की जाती है, तो पब्लिक डिबेट भी होती है, मीडिया कवरेज भी देखने को मिलता है। ऑब्वियसली बात है, आपको अवेयरनेस भी देखने को मिलेगी। अभी थोड़े दिन पहले आपने एक सारस ट्रेन की न्यूज़ भी देखी होगी यूक्रेन के अंदर, थोड़ी देर में हो सकता है इसके लिए कोई पीआर दायर कर दिया जाए। लेकिन आपने इसके बारे में इतना नहीं सुना होगा जितना सिर्फ ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति हुआ करता था आरिफ नाम का, जिसके पास एक सारस था, यूपी पुलिस ने यूपी परिवार पकड़ के उसको चिड़िया में डाल दिया, इतना ही पता होगा। कल के पेपर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा एक आर्टिकल छपा बहुत शानदार कि लॉ क्या कहता है जब आप इस तरह के एनिमल्स को कहीं से रेस्क्यू करते हो हमारा, तो ऐसी स्थिति के अंदर लॉ क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते। और जो यूपी के वन विभाग ने जो एक्शन लिया है, वो लॉ की लिमिट तक कहाँ तक सही है, और आरिफ के ऊपर जो आपने धाराएं लगाई है 1972 के एक्ट की, वायलेशन की, उल्लंघन की, वो कहाँ तक सही है, ये इन पीआईएल के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। जब इस तरह के मामले आते हैं हमारी चर्चाओं के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर पीआईएल भी रोल अदा करता है कि सर मीडिया में अंदर वो चीजें हमारी कवरेज होती है, तो लोगों को पता लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लोग बहस करते हैं। जब मामला पीआईएल तक पहुंच जाए, कोर्ट तक पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में आपको देश के लॉ के बारे में भी जानकारी मिलती है क्लियरली, और वही हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो, हमारा कानून की नॉलेज हो, और वो पीआईएल हमको हर बार ठीक तरह से प्रोवाइड करता है। क्लियर? अच्छा, तो बताओ किसी ने पढ़ा हो एनवायरमेंट की क्लास हो गई क्या आप लोगों की, एनवायरमेंट या ज्योग्राफी की क्लास हो गई ना? तो बताओ चलो सेक्शन क्या कहता है हमारा, जब किसी पर्टिकुलर ऐसे पक्षी को या एनिमल को, वाइल्ड लाइफ एनिमल को, वन्य जीव को पकड़ ले, रेस्क्यू कर ले, आपने कहीं उसको दुर्घटनाग्रस्त देखा हमारा, अच्छा वही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो सवाल आया, तो मैडम आपको बता दूंगा, नहीं तो कल की न्यूज़ के अंदर पढ़ना ही पढ़ना है हमको, ये चीज़ याद रखिएगा, इसका महत्व नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, सेक्शन नहीं, लॉ क्या कहता है, चलो कोई बात नहीं, हम बता देंगे, एंड में ले लेंगे, चिंता ना करें। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सोच तो अच्छी थी, हर चीज़ की सोच बढ़िया ही होती है, लेकिन मिसयूज़ भी होने की संभावना पूरी पूरी है। सरकार अगर कानून में जो लूपहोल होता है, उसको दूर करने के लिए एक और कानून लेकर आती है, तो लोग बहुत सारे बैठे हैं जो उसमें भी लूपहोल ढूंढ लेते हैं। जैसे सरकार रिसेंटली एनपीएस का, सॉरी, जो हमारा नया जो टैक्सेशन का रेजिम है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और ओल्ड के अंदर भी कुछ चेंजेस किए, तो लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि भैया ओल्ड अच्छा है कि न्यू अच्छा है। सरकार जहाँ न्यू को बढ़ावा दे रही थी, तो हमारा न्यू में लोग ज़्यादा आने चाहिए, वहाँ कंपेरिजन हो रहा था कि भैया क्या सही है क्या सही है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें लूपहोल ढूंढना स्टार्ट कर दे, तो कि ये करके भी आप पैसा बचा लोगे, ये करके भी पैसा बचा लोगे, ये तो सरकार के उस प्रयास को कमजोर कर रहा हो गया, वो बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, हर कोई ऐसा ही प्रयास करता है। पीआईएल का भी मिसयूज होता है कई बार, जनता को सामने रखिए, यानी कि जनता का हित है सर जी, ये चीज़ सामने रख के हम देखते हैं कि कोर्ट के अंदर ऐसे मामले आते हैं जो कि शायद जनता पर तो इम्पैक्ट नहीं डालते होंगे, लेकिन एक पब्लिसिटी जरूर हमारा क्रिएट कर देता है, लगता है कि हाँ ये भी कोई इशू हमारा हो सकता होगा। ये सबसे बड़ा मिसयूज देखने को मिलता है। अजान और मंदिर का जो केस है हमारा, ये मंदिर में वजन होता है, मस्जिद के अंदर अजान होती है, हमको डिस्टर्बेंस होता है, सर जी इसको बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, ये बिल्कुल बेतुका बयान है, किसी पब्लिक को परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन लोग पीआईएल का सहारा लेकर के पहुंच जाते हैं कि सर जी क्या करो, न्याय दिला दो। ऐसा नहीं है, तो एग्जांपल भी देते हैं कई सारे मुस्लिम कंट्रीज का, देखो यहाँ पर ऐसा पार्टी यहाँ से हमारे यहाँ भी कर दिया जाए, वहाँ क्या होता है, अगर उन चीज़ को लागू कर दिया जाए तो सर काट के हमारा मौत की सजा देने का प्रावधान भी है, वो भी पब्लिक प्लेस के अंदर, हमारे यहाँ तो नहीं होता। तो सेलेक्टिव चीज़ नहीं की जा सकती, देश के अंदर किस तरह का पर्टिकुलर हमारा कानून है, वो वाला पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई किया जाए, तो ये पीआईएल का मिसयूज नजर आता है कि सर आप कंपैरिजन तो करते हो कई सारी चीज़ों का कि यहाँ पर ऐसा कर दिया, हमारे यहाँ पे ऐसा कर दिया जाए, लेकिन वो एक लिमिट तक ही है जहाँ तक अपने को फायदा पहुंचे, हम चर्चाओं में आ जाए। जो जनता की आड़ में आप बहुत सारे मुद्दे पीआईएल का बना के अदालत के अंदर पेश करते हो, अदालत भी कई बार फटकार लगा देती है कि ये बेफालतू के मुद्दे पीआईएल के थ्रू ना लेकर आया जाए, क्योंकि पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना भी है या नहीं सुना जाना वाला पर्टिकुलर पार्ट है, तो ये भी एक मिसयूज देखने को मिलता है। और पब्लिसिटी तो होती है, बहुत सारा पब्लिसिटी हमको देखने को मिलता है। अभी जैसे कि राखी सावंत के केस के अंदर देखने को मिला, उसने कह दिया मेरा जो हस्बैंड है भैया वो हमारा उनको मारपीट करता है, फिर कभी कहती है भाई हमारा मारपीट नहीं किया, कुछ नहीं हुआ हमारा, तो पीआईएल दायर करके तुमने वो एक मुद्दा बनाया है कि कई बार लोग इस तरह की चीजें करते हैं कि जब उनको लगता है कि कोई चीज हमको फेमस करनी होगी या फिर हम चर्चा में आना होगा, तो निजी शिकायत लेकर भी पहुंच जाएंगे हमारा, यानी ताकि हम चर्चा में हमेशा बने रहे। इससे लोगों को हमारा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन खुद अपने आप में चर्चा में बने रहे, ये चीज हमको कई बार देखने को मिलती है। और खास करके इसके अंदर वो मामले होते हैं जो पड़ोसी के केस के अंदर देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही कहा चीज कि पड़ोसी का घर बना रहा है, उसकी घर का बालकनी भी आपसे टच हो गया है, तो ऐसे में लोग केस कर देते हैं कि नहीं भले वो टच होकर नुकसान नहीं हुआ, भविष्य में नुकसान हो सकता है, जाओ पीआईएल लेकर के मेरा नुकसान हो गया सर जी, और जाकर के उसके ऊपर स्टे लेकर आ जाते हैं। ये चीज सही नजर नहीं आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार एक बार और भी होता है कि किसी ना किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन से पैसे लेने होंगे तो पीआईएल मैटर दिखाओ, तो बिजनेसमैन से पैसे लेने होंगे तो पीआईएल मैटर दिखाओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट पर रुकवा देंगे। ये लोग कई बार करते हैं ऐसा। जैसे सूचना के अधिकार का मिसयूज हुआ है, हम पढ़ेंगे आगे, टॉपिक आएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला, कि भाई याचिकाकर्ता जाता है कंपनी के पास में, कहता है मेरे पास ये एक लॉ का आप वायलेशन करो, लॉ बहुत सारे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप लूपहोल छोड़ ही देते हो, बच जाता है आपसे हमारा, तो वो गलती हो जाती है। अब सामने लगा मैं सूचना का अधिकार के थ्रू ये चीज करूंगा, अब जाकर के तुम पर केस करूंगा, वो केस से बचने के लिए पैसा देता है। ये बात पीआईएल के थ्रू भी देखने को मिलती है। जैसे कुछ सालों पहले जहां पहले रहा करते थे, तो पड़ोस में एक अंकल रहा करते थे, उन्होंने अपने ही दोस्त पे केस कर दिया। क्यों? कि सर जी मकान को लेकर के विवाद हुआ, छोटा सा पर्टिकुलर विवाद था हमारा, कि पहले वो जहाँ रहा करते थे तो उनका दोस्त और वो खुद अलग अलग जगह पर नहीं, एक के पास में एक ही घर के अंदर एक बाउंड्री से रहा करते थे, इतनी गहरी दोस्ती थी, साल बीते, एज हो गई हमारा, अब दोस्त की सरकारी नौकरी लग गई और बाकी जो दूसरा व्यक्ति वो हमारा प्राइवेट काम कर रहा है, लेकिन कुछ साल बाद उसकी नौकरी लग जाती है, उसी का जूनियर लगती है, उसी का जूनियर वाली पोस्ट लगती है। कुछ सालों बाद पानी के जो हमारा ड्रेन होता है, नाली जिसको हम कहते हैं, उसको लेकर के विवाद होता है, वो जो जूनियर होता है अपने सीनियर पर अपने दोस्त पर केस कर देता है कि सर जी जो डॉक्यूमेंट इसने फाइल किए थे हमारे वो गलत है, अब दोस्त है, बचपन में बता दिया होगा कभी हमारा दोस्ती में, इस तरह का जो पार्टी सेटल करना है इसको कि भैया ठीक है देखा जाएगा, होगा, तुमको कोर्ट लेकर जाएगी, वो भी पीआईएल के थ्रू देखने को मिलता है। ये चिंता का विषय। अब ये तो दोस्त दोस्त की कहानी होगी, सीनियर जूनियर की कहानी होगी, और लीगल भी लगती है, इतने साल बाद ही सही हमारा, लेकिन लीगल भी लगती है। लेकिन ये कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ ज़्यादा देखने को मिलती है कि कॉर्पोरेट हाउसेस जब कोई पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं, बिल्डिंग प्रोसीजर वगैरह को लेकर आते हैं हमारा इंफ्रा का प्रोजेक्ट, तो बहुत सारी पीआईएल दायर की जाती है ताकि काम को रुकाया जा सके। क्यों? ताकि पैसा दिया जा सके। वो जो एक याचिका दायर कर दी जाती है जनता के हित के नाम पर, ये भी मिसयूज देखने को मिलता है। और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका खूब मिसयूज करती है। राहुल गांधी के केस के अंदर हुई घटना इसी का एग्जांपल है कि आपने पीआईएल दायर कर दी सर जी, जो कि घटना कर्नाटक में घटी थी। सीआरपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 202, वो एक बात कहता है
कि जब कभी भी इस तरह का कोई केस आएगा, चाहे देश के अंदर कहीं पर भी कोई घटना घटी हो, जहाँ एक्चुअल में घटना घटी है उससे बहुत दूर, उसी राज्य में ही, उससे बहुत दूर किसी और राज्य में केस रजिस्टर होता है, तो मजिस्ट्रेट केस सुनने से पहले ये चेक करेगा कि वो केस उसके क्षेत्राधिकार के अंदर आता भी है कि नहीं आता है, मतलब उसके राज्य के दायरे में आता है कि नहीं आता है। अब जब केस आगे जाएगा, आगे अपील किया जाएगा, तो इस पर भी सवाल उठेगा। लेकिन ये चीज़ शो करता है कि पार्टियां जो होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है हमारा, कल को अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी पीआर का इस्तेमाल करती है एक दूसरे व्यक्ति पर हमारा आरोप लगाने के लिए। ये भी चिंता का विषय है कि सर लोगों को भले के लिए चीज लेकर आए थे और आप कितना मिसयूज कर रहे हो हमारा। और एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर हमको और भी देखने को मिलता है कि कई बार जब न्यायालय भी अपने क्षेत्राधिकार से हमारा बाहर जाकर के हर तरह के मामलों को पीआर के थ्रू एक्सेप्ट करने लगता है और सुन भी लेता है, क्योंकि वो लोगों की हमारा भलाई के लिए सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। जब इंप्लीमेंट नहीं हो पाते तो न्यायालय की भी आलोचना होती है कि सर आपने एक तो उस पर्टिकुलर मामले को सुना, लोगों की भलाई के लिए आपने न्याय भी दे दिया, लेकिन ढंग से इफेक्टिवली आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी सरकार खुद है। तो जिस व्यक्ति को आपने न्याय दिलाने की कोशिश की थी, उसको तो न्याय से भी नहीं मिल पाया, तो आपके उस पर्टिकुलर जुडिशन का काम करने का फायदा आपको क्या हुआ, आपका उस जजमेंट का क्या मीनिंग देखने को मिला। ये भी एक चिंता का विषय नजर आता है। ओआरओपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन वाला जो पार्ट है उसी का एग्जांपल है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि सर जी इस तारीख से लेकर के पिछले 4 साल का जो एरियर है कि बाकी पैसा है हमारा वो सब दे दिया जाए उन सभी रिटायर्ड पर्सन को। सरकार ने नहीं किया। पीआर के थ्रू स्टार्टिंग वो पर्टिकुलर मामला हुआ करता था वन रैंक वन पेंशन का। फिर सरकार को जवाब पूछा गया कोर्ट के थ्रू, क्यों नहीं दिया? कोर्ट के सरकार ने कहा बंद लिफाफे में जवाब दिया, बंद लिफाफे। कोर्ट ने कहा नहीं देंगे सर, बंद लिफाफा नहीं चलेगा। हमने इसको भी पढ़ा है एडवोकेट क्लास के अंदर, अलाउड नहीं होता है क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, यानी पारदर्शिता नहीं आती और कई सारे फैक्ट छूट जाते हैं। जब कोर्ट ने मना कर दिया तो सरकार ने 2-3 दिन बाद में एफिडेविट बकायदा पब्लिक किया और जवाब दिया कि क्यों नहीं दे पाए। जवाब ये था कि सर जो पैसा देना है, एरियर देना है 4 सालों का, वो हमारे पास है ही नहीं। तो बंद लिफाफे में तुम क्या देने वाले थे? जब पब्लिकली बंद लिफाफा मना कर दिया तब आप ये कह रहे हो पैसा ही नहीं है हमारे पास देने के लिए, तो बंद लिफाफे में कौन सी ऐसी कॉन्फिडेंशियल जानकारी देने वाले थे कोर्ट को जो लगा कि बंद लिफाफे की जरूरत है? एक्चुअली में तो सरकार का काम है जिसके अंदर वो ये बता रही है कोर्ट को कि हमारे पास में क्या है सर, पैसा ही नहीं है। तो बात पहले ही कह देते जब हमारा जजमेंट आया था जुडिशरी के थ्रू कि भई इतना पैसा देना तो मांग देते समय, उस समय तो आपने नहीं कहा और ऑलमोस्ट 1.5 साल निकल जाने के बाद में जब उस मामले की फिर से सुनवाई हो रही है, अब आप 1.5 साल बाद हमारे पास पैसा नहीं है, तो 1.5 साल तो और हो गया। 4 साल पहले वाला और 5.5 साल का ये हो गया। तो पहले कह देते कि हमारे पास नहीं है तो और रास्ता देख लेते। बंद लिफाफे का ये जो जानकारी हमारी देखी जाती है वो गलत है और जुडिशरी जब इस तरह के स्टेप्स पीआर के थ्रू उठा भी लेती है, जजमेंट अच्छा भी दे दे, तो जुडिशरी ही आलोचना का सामना करती है। क्यों? क्योंकि सर आपके आदेश को ढंग से इंप्लीमेंट तो किया नहीं गया, तो पीआर का फायदा क्या हुआ? ये मिसयूज या ये लिमिटेशन हमको देखने को मिलती है पीआर की। एग्जाम में जब मेंस में सवाल आएगा तो हो सकता है पीआर का मिसयूज और एडवांटेज और उसके उद्देश्य पे सवाल है। एवरेज सवाल पूछ सकता है, पिन का क्वेश्चन पूछ सकता है। डेफिनेशन हमको पीआर क्या होती है शॉर्ट में बतानी है, ज्यादा डिटेल में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये सब मैटर्स आपको हाईलाइट करना है। कोशिश करना अगर मैटर हो पाए और वर्ड लिमिट आपको अनुमति दे कि आप लिख सकते हो, तो एक-एक एग्जांपल समझ लेना छोटा-छोटा, जो आप सिर्फ केस का रेफरेंस दे सको किससे रिलेटेड पार्ट है हमारा, 2 1 या 2 लाइन में करना, तो आंसर और अच्छा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 2 ही दो, 2 के तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर देने वाले को अगर 8 मार्क्स देने होंगे 10 में से, तो वो शायद 8.5 मार्क्स देगा। तो आधे मार्क्स से तो रैंकिंग कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। अगर वर्ड लिमिट अलाउड करे तो यानी ओनली ये कह दे कि बताओ कैसे मिसयूज होता है और 250 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में लिखना है, तो अभी अलाउड किया गया वर्ड लिमिट। मान लो पूछ ले कि उद्देश्य क्या है, लाभ क्या होता है, मिसयूज कैसे होता है, तो वर्ड लिमिट अलाउड नहीं करती है इनको, क्योंकि बहुत कुछ लिखेंगे तो एग्जांपल नहीं लिख पाएंगे, तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कितने लिमिट का क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर एग्जांपल फिट कर सकते हैं। क्लियर है? पीआर में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। ये है पीआर का पूरा पार्ट हमारा। अब बात करते हैं छोटा सा टॉपिक और, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा। ये क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। ये भी छोटा सा टॉपिक है हमारा। किसी को डाउट? चला आगे नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा। जैसे चलो ये तो हो गया, लोग किसी पर्टिकुलर तरह का कानून से अगर नहीं भी हो तो हमने एक साधन बना रखा है। लेकिन क्या हुआ अगर सरकार जो कानून बना रही है, चाहे स्टेट लेवल पर या फिर हमारा सेंटर के लेवल पर, या सरकार के जो कर्मचारी है उस कानून को ढंग से इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर सवाल आ जाए तो फिर कैसे होगा? कौन न्याय दिलाने की बात करेगा? क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है, उस एक्शन को क्या वो सही है या नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। उसी पावर को नाम दिया गया जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा। कोर्ट के पास एक ऐसी पावर अवेलेबल है जिसमें जज साहब रिव्यू कर सकते हैं एक पब्लिक बॉडी के द्वारा किए गए एक्शन को, यानी कि सार्वजनिक संस्था के द्वारा जो भी एक्शन लिया गया उसको, या फिर एक सार्वजनिक निकाय के द्वारा कोई कानून बनाया गया उसको, ये चेक करने के लिए कि आपका जो एक्शन है कहीं पर किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। किसी ने अपील नहीं करी कि मेरे को ये नुकसान हो गया, वो तो क्लियर दिखाई देगा कि भैया ये नुकसान हमारा हो चुका है। लेकिन अगर हम ये चेक करना चाहें कि इस वाले कानून के आने की वजह से 2-4 तरह के कानून ऐसे हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे एग्जिस्ट करते हैं, उसका वायलेशन हो जाएगा, तो रिव्यू करना होगा नए कानून को कि कहीं हमारा पुराने कानून को या संविधान को वायलेट तो नहीं करते। तो कल को सरकार ऐसे कानून ना बना दे, पार्लियामेंट या स्टेट का लेजिस्लेचर ऐसे कानून ना बना दे जो गलत तरीके के पावर उनको हाथ में दे दे, या फिर पुराने किसी कानून को या संविधान के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को हमारा अल्ट्रा वायर करते हो, यानी कि उनका उल्लंघन करते हो, उसको ओवरराइड कर सकते हो। तो इस चीज को रिव्यू करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का और हाईकोर्ट का हमको देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 13 के तहत, हाईकोर्ट आर्टिकल नंबर 13 के तहत 226 के तहत क्या करता है? रिव्यू करता है जब कभी भी किसी तरह के हमारे डिसीजन पर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने लिया है, और साथ ही साथ के अंदर हमारा लेजिस्लेचर 226 के तहत क्या करता है? रिव्यू करता है जब कभी भी किसी तरह के हमारे डिसीजन पर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने लिया है, और साथ ही साथ के अंदर हमारा लेजिस्लेचर पर जिसने भी कानून बनाया ये चेक करने के लिए, जांच करने के लिए कि भैया संविधान के अनुरूप है, गवर्नमेंट के पर्टिकुलर आर्टिकल को हमारा अल्ट्रा वायर करते हो, यानी कि उनका उल्लंघन करते हो, उसको ओवरराइड कर सकते हो। तो इस चीज को रिव्यू करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का और हाईकोर्ट का हमको देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 13 के तहत, हाईकोर्ट आर्टिकल नंबर 13 के तहत 226 के तहत क्या करता है? रिव्यू करता है जब कभी भी किसी तरह के हमारे डिसीजन पर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने लिया है, और साथ ही साथ के अंदर हमारा लेजिस्लेचर पर जिसने भी कानून बनाया ये चेक करने के लिए, जांच करने के लिए कि भैया संविधान के अनुरूप है या नहीं है। बस इस पावर को ही क्या नाम दिया गया हमारा? इस पावर को ही नाम दिया गया हमारा जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा। जब आप हमारा बात करते हैं लीगल एक्शंस को, टाइप बना दिया गया, आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बस टाइप बना दिया गया कितने तरह के होते हैं। तो अगर आप कानून की जांच करोगे कानून सही है कि नहीं है, तो वो कहेंगे रिव्यूज ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन, विधायी कार्यों की समीक्षा, जिसके अंदर कोर्ट ये चेक करता है कि बनाया गया कानून के प्रावधान एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जब आप प्रशासन के एक्शंस को चेक करते हो, जैसे बिहार में कुछ समय पहले हमारी घटना घटी थी, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है कि बिहार के अंदर एक पर्टिकुलर शराब को लेकर के केस हुआ था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की थी, महिला पुलिस नहीं साथ हुआ करती थी, तो वो भी चेक करने का पार्ट हमारा रिव्यू कहलाएगा, जब कोर्ट चेक करेगा कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन सही है कि नहीं है। तो जब आप सरकारी विभाग के द्वारा किए गए किसी एक्शन को रिव्यू करते हो तो उस तरह की जुडिशियल रिव्यू को रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, प्रशासनिक कार्य की समीक्षा कहते हैं। और जुडिशियल रिव्यू के दायरे में केवल सरकार और उसके विभाग नहीं आते हैं, जुडिशरी खुद भी आती है। जुडिशरी खुद के डिसीजन को भी रिव्यू कर सकती है, ये भी जुडिशियल रिव्यू का ही दायरा है, जिसके अंदर वो चेक कर सकती है कि भैया पहले दिया गया जजमेंट हमारा आज की तारीख में सही बनता है या नहीं बनता है। जैसे आज की तारीख में भारत में एक नई पर्टिकुलर बहस चली है डेथ पेनल्टी को लेकर, मृत्यु दंड को लेकर के। हमारा जो सीआरपीसी है वो ये कहता है कि सीधा जब मौत की सजा देने की बारी आए तो आपको उसको लटका करके फांसी देनी है। और उसी पर सवाल उठा है कि सर ये जो फांसी देने की बात है, जहाँ क्या रखा है टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड, तब तक लटका के रखो गर्दन की सहायता से, गर्दन के द्वारा, जब तक वो मर ना जाए। ये सही है कि नहीं है? ये सीआरपीसी का एक सेक्शन कहता है हमारा। तो इस पर बहस हो रही थी। क्यों? आज से ऑलमोस्ट 40 साल पहले 1983 में एक केस आया था सिमिलर, यही चेक करने के लिए कि जिस तरह से देश में फांसी दी जा रही है वो सही है कि नहीं है। दीनदयाल केस के नाम है। वो ये कहता है कि सीधा जब
मौत की सज़ा देने की बारी आए, तो आपको उसको लटका करके फांसी देनी है। और उसी पर सवाल उठा है कि सर ये जो फांसी देने की बात है, जहाँ क्या रखा है, टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज़ डेड, तब तक लटका के रखो गर्दन की सहायता से, गर्दन के द्वारा, जब तक वो मर ना जाए। ये सही है कि नहीं है? ये सीआरपीसी का एक सेक्शन कहता है हमारा। तो इस पर बहस हो रही है। क्यों? आज से ऑलमोस्ट 40 साल पहले 1983 में एक केस आया था सिमिलर, यही चेक करने के लिए कि जिस तरह से देश में फांसी दी जा रही है वो सही है कि नहीं है। दीनदयाल केस के नाम से वो फेमस हमारा केस है, दीनदयाल केस। कल पढ़ेंगे इसके ऊपर भी हम डिटेल के अंदर, हमारा एडिटोरियल भी इसके ऊपर छपा है इसीलिए भी। तो दीनदयाल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि नहीं ये तरीका सही है। तो अब वर्तमान में चीफ जस्टिस चाहते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए 2023 के अंदर। क्यों? इसका रीजन है एक रिपोर्ट जिसका नाम है डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट 2022। हमने एडिटोरियल की क्लास के अंदर पढ़ा है इसको। प्रोजेक्ट 39 ए नाम की संस्था इसको रिलीज करती है, जिसने कहा कि 2022-22 के अंतर्गत ओवरऑल इंडिया के जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट जो है हमारे लोअर कोर्ट्स, उसने ओवरऑल इंडिया में अलग-अलग जगह पर 165 लोगों को मौत की सजा दी थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट खुद के फैसले को रिव्यू करना चाहता है कि भैया ये तरीका सही है कि नहीं, अमेरिका वाला तरीका अपना दिया जा सकता है क्या, जहां इंजेक्शन देकर के दिया जाए। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि इसको रिप्लेस करके अमेरिका वाला तरीका अपनाया जाए, सवाल कोर्ट ये भी रिव्यू करेगा अपने फैसले को, क्या डेथ पेनल्टी भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको भी डिसीजन होगा। तो जब कोर्ट अपने खुद के ही डिसीजन को रिव्यू करने लगे, उस तरह के जुडिशियल रिव्यू को क्या नाम दिया गया, रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णयों की समीक्षा। ये 3 तरह का होता है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हम आराम से इसको खुद ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं हमारा। ये मामला अभी चल रहा है हमारा पेंडिंग, अपने डिसीजन को रिव्यू किया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है, हम चर्चा करेंगे जब हमारा जजमेंट आएगा। अभी तक इसके अंदर सुनवाई स्टार्ट हुई नहीं है हमारी। अब आगे जुडिशियल रिव्यू क्या है और कितने तरह का होता है, ये तो आसान सवाल है, लेकिन क्यों क्यों चाहिए आपको जुडिशियल रिव्यू, क्या पार्लियामेंट में। अब आगे पेंडिंग अपने डिसीजन को रिव्यू किया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है, हम चर्चा करेंगे जब हमारा जजमेंट आएगा। अभी तक इसके अंदर सुनवाई स्टार्ट हुई नहीं है हमारी। अब आगे जुडिशियल रिव्यू क्या है और कितने तरह का होता है, ये तो आसान सवाल है, लेकिन क्यों क्यों चाहिए आपको जुडिशियल रिव्यू। क्या पार्लियामेंट में विश्वास नहीं है, या स्टेट के लेजिस्लेटिव विश्वास नहीं है, या एमपी एमएलए जो हमने बना रखे हैं जो चुनके आप ही नहीं भेजे, इतना भरोसा नहीं करते तो उनकी बनाई गई कानून के ऊपर आपको रिव्यू करना पड़े। जबकि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत तो क्लियर कहता है कि जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी एग्जीक्यूटिव के मामले के अंदर, लेजिस्लेचर के मामले के अंदर। तो एक तरह का इंटरफेयर हो गया। तो ये पावर क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि सर ये जो पावर बट रखी है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी के अंदर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर, इन सबको एक चीज मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे आप सरकार हो, चाहे आप लोकसभा के मेंबर हो, चाहे जुडिशरी के मेंबर हो। आपका कोई भी डिसीजन, आपका कोई लॉ, कोई भी स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम नहीं हो सकती, संविधान की से ज्यादा सर्वोच्च नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता का नियम चलता है। तो ऐसी स्थिति में उसको मेंटेन करना जरूरी है। कल को अगर एक भी पर्टिकुलर वर्ग, यानी कि विधायिका का कोई कानून ऐसा बना दे जो कि वॉयलेट कर दे हमारे संविधान को, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका ऐसा कोई एक्शन ले ले जो कि वॉयलेट कर दे हमारे संविधान को, या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट पास कर दे जो वॉयलेट कर दे संविधान को, ये तो गलत हो जाएगा। इस चीज को मेंटेन करने के लिए पावर जरूरी है हमारा, कि कोई तो अवेलेबल हो जो रिव्यू कर पाए, ना सिर्फ दूसरों को, खुद को भी। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत पावर हमको इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। आज की तारीख में कुछ पर्टिकुलर बड़े लोग जो कि सामान्य पदों पर बैठे हैं, वो ये भी कहते हैं कि भैया कोर्ट कौन होता है रिव्यू करने वाला, जबकि जनता ने सरकार को चुना है। इमेजिन करके देखो, कल को अगर कोर्ट रिव्यू करना बंद कर दे तो हालात क्या होंगे। पहले वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर सॉरी 38 तक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के माध्यम से, 38वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से इमरजेंसी जब लगी थी, उससे पहले कोर्ट से रिव्यू की पावर छीन ली गई थी। कोर्ट से रिव्यू करने की पावर छीन ली गई थी, इसलिए देश में 1975 में इमरजेंसी कंटिन्यू रह भी पाई। अगर कोर्ट के पास उस समय वो पावर होती तो वो खुद भी हटा सकता था। तो इमेजिन करो आज की तारीख में जुडिशियल रिव्यू नाम की चीज हटा दोगे तो सरकार क्या नहीं कर सकती, क्योंकि कानून तो सिर्फ सरकार बना सकती है, जुडिशरी तो नहीं बना सकती। इसीलिए जरूरी है, जैसे संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ना तो जुडिशरी ना ही सरकार। इसीलिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना रहना जरूरी है। दूसरा, मिसयूज होने से भी रोक दिया जाता है। हो जाए वो बात एक बहुत अलग नजर आती है। अगर मिसयूज ऑफ पावर भी देखने को मिले सरकार के किसी भी भाग के थ्रू, वो भी हमारा रोकने के लिए ये जरूरी है। और जब मिसयूज ऑफ पावर को रोकोगे तभी तो लोगों के अधिकारों की रक्षा कर पाओगे। फंडामेंटल राइट के अंदर जो वादा कर रखा है कि भैया ये अधिकार आपको है, वो तभी तो रक्षा कर पाओगे जब आप मिसयूज ऑफ पावर को रोक पाओ। कोई अपने सत्ता में आकर के अपनी मर्जी से कानून बनाने लगा तो तुम्हें मौलिक अधिकार हटा दो, कह दो भैया कहाँ का इक्विटी फॉर लॉ होता है, कोई इक्विटी फॉर लॉ नहीं होता, हटाओ इसको। है ना, इस तरह की कोई चीज होगी नहीं हमारा। क्या होता है वोटिंग राइट नाम की कोई चीज, हम तय करेंगे किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हटा दो, लिमिटेड फ्रेंचाइज दिखा जाओ, जैसे अंग्रेज किया करते थे, कुछ लोगों को वोटिंग का अधिकार होगा। तो वो राइट्स अगर आपको प्रोटेक्ट करने हैं तो पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा मिसयूज ऑफ पावर रोके। तो मिसयूज ऑफ पावर अगर रोकेगा तो लोगों के अधिकार भी प्रोटेक्ट होंगे और फेडरल बैलेंस भी बना रहेगा, संघीय संतुलन बना रहेगा। अगर कल को सेंटर ऐसा कानून पास कर दे जो स्टेट के दायरे में आता हो, स्टेट ऐसा कानून पास कर दे सेंटर के दायरे में आता हो और ये आपस में भिड़ ले, तो कौन उनका सॉल्यूशन करेगा, रिव्यू कौन करेगा कि कौन ज्यादा हमारा किसका कानून सही है, वो हमारा कोर्ट तय करेगा। इसलिए जुडिशियल रिव्यू की पावर हमको थोड़ा ज्यादा महत्व नजर आता है सरकार की कंपैरिजन में, कि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी बड़ी रहती है। कल को सरकार ऐसा कोई नियम लेकर नहीं आ सकती जो जुडिशरी के अंडर लेकर आ जाए, जैसे एनजेक हुआ करता था, जहां सरकार ने अपने 3 व्यक्ति बैठा दिए थे। दिखने में तो एक लगता था, लेकिन 2 व्यक्ति सरकार की हुआ करते थे जो कि चुनने की प्रक्रिया नजर आती थी उनको। तो वो अगर जुडिशरी के अंदर इस तरह से सरकार का इंटरफेयर बनेगा किसी कानून के थ्रू, तो फिर जुडिशियल रिव्यू हो गया, कोई मीनिंग नहीं नजर आता। इसीलिए कल को कोई सरकार ऐसी भी बन जाए जो कि एक अंग, एक भाग, एक पार्ट जो जुडिशियल रिव्यू की पावर रखता है, वो छीन के कब्जा कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और किसी भी अधिकारी को भी वो अत्याचारी होने से रोक देता है। कल को कोई अधिकारी अगर अपना काम करना बंद कर दे और उसकी वर्किंग पर सवाल उठ जाए, जैसे आज की तारीख में ईडी और सीबीआई को लेकर के कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई है, सर जी अब इनका मीनिंग खत्म हो चुका है, ये अपनी मर्जी से कार्रवाई कर रही है। अभी इंडियन एक्सप्रेस पे रिपोर्ट भी आई थी कि पिछले हमारे कुछ सालों के अंदर ओवरऑल जो कंपेयर किया जाए तो 2004 से लेकर 2014 तक तो मुश्किल से 300 केसेस हुए थे, 300 से भी कम केसेस हुए थे ईडी के अंदर। वर्तमान में 3500 से ज्यादा देखने को मिलते हैं 2014 से लेकर के 2022 में 3500 ज्यादा केसेस सिर्फ ईडी ने कर रखे हैं हमारे। इंटरेस्टिंग कहानी केस नहीं है, हो सकता है एक्टिव हो गई होगी ईडी हमारी। इंटरेस्टिंग कहानी है कि भैया उस 3500 में से अपोजिशन की कितने हैं, सिर्फ 95% अपोजिशन पर, विपक्ष पर। तो बाकी क्या बढ़िया है, सुना तो नहीं था, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो वर्तमान में हमारे असम के अंदर सीएम है, वो तो भ्रष्ट सरकार हुआ करती थी, उनके ऊपर तो आरोप लगा करते थे। शुभेंदु अधिकारी जिसके ऊपर वो स्टिंग के थ्रू क्लियर पता लगा था कि भैया ये व्यक्ति हमारा रिश्वत ले रहा है, घोटाले के अंदर शामिल था, वो भी हुआ करते थे। महाराष्ट्र के नारायण राणे, तो वो जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, अधिकारी जो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन जब वो भी हमारे तरह के काम करने लग जाए तो रिव्यू की रिक्वायरमेंट है। और वही वर्तमान में कोर्ट पेंडिंग है कि सर ये संस्था बनाई इसीलिए नहीं गई थी, जो पर्पस था वो हो चुकी है। पहले भी मिसयूज हुआ है, आज भी होता है, फर्स्ट बार कितना पहले कम हुआ, आज बहुत ज्यादा हुआ। अब वो वाली लिमिटेशन यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि लिली थॉमस केस के अंदर है। लिली थॉमस केस पर पहले सवाल नहीं उठा, क्यों? क्योंकि मिसयूज होता हुआ नहीं दिखाई दिया। 2013 से 2023 10 साल हो गए जजमेंट पाए हुए, तो किसी ने ज्यादा सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जो नियम बना रखे थे सब कुछ उसके थ्रू फॉलो हो रहा था। जब मिसयूज होना स्टार्ट हुआ तो सवाल ये भी उठा कि सर लिली थॉमस केस को रिव्यू किया जाए, तो वो जुडिशियल रिव्यू की तरह से पॉसिबल हो सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में लेकर आए थे, किसी ने बीच में कोई आवाज नहीं उठाई, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब सरकार बदलने लगी इस तरह से कि गवर्नर की भूमिका में सवाल उठे, बड़ी बड़ी सरकार जो लोगों ने चुनी वो बदल दिया आपने। तो आज एंटी डिफेक्शन लॉ महाराष्ट्र का जो केस चल रहा है, जिसका जजमेंट शायद आने वाला है 11 अप्रैल के आसपास में, शायद डेट दी गई है, वो बताएगा कि आगे का भविष्य क्या होगा। हो सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के कोई पर्टिकुलर बात कह दे, और या फिर महाराष्ट्र की सरकार, जो कि बहुत रेयर चांस है कि बहाल कर दे, पुरानी वाली स्थिति वापस बनाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद ने इस्तीफा दिया था और कोर्ट ने कहा भी था कि सबसे बड़ी गलती आपकी है, बिना विश्वास मत के आपने हमारा ये चीज करी तो करी।
उस समय हमारे पास आना चाहिए था, आपने इस्तीफा क्यों दिया? लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ पे अब आज भी सवाल उठा है। जैसे वो 2 तिहाई का क्लॉज़ आपने डाला था कि 2 तिहाई लोग अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन ये तो अलग ही कहानी नज़र आई। अब क्या इसको भी रिव्यू करना चाहिए? क्या लिख देना चाहिए हर कंडीशन के अंदर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, चाहे वो छोटी से छोटी कंडीशन में क्यों ना हो। सिंगल हो, 2 तिहाई हो, 3 चौथाई हो, इस सब को छोड़ो। वो रिव्यू की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उन कानूनों का इस्तेमाल एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका गलत तरीके से कर रही है जो ऑलरेडी बनाए गए हैं। ये रिव्यू के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंस नज़र आती है जुडिशियल रिव्यू की। क्लियर? इसीलिए सरकार में कुछ बड़े पदों पर बैठे हुए लोग वर्तमान में मांग करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू को हटाओ। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होनी नहीं चाहिए, जबकि गलत हो जाएगा अगर नहीं हो पाएगी तो। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसके भी कुछ नुकसान हैं, सीमाएँ हैं, लिमिटेशन है, प्रॉब्लम इसके साथ भी नज़र आती है। क्या? कि सर एक सीमा तक जुडिशियल रिव्यू बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जुडिशियल रिव्यू हर तरह के मामले में होने लगे, जहाँ पर शायद कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो भी नहीं, वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को लिमिट कर देती है, सीमित कर देती है, गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती। कैसे? सरकार ने एक लॉ पास किया, किसी ने यहाँ पे याचिका लगा दी, कोई भी पीआई के थ्रू, रिट के थ्रू, कोर्ट ने खुद ही सुमो मोटो कर लिया हमारा, स्वतः संज्ञान ले लिया। शायद कोई ज़्यादा उसके अंदर टॉपिक होगा भी नहीं जिसके ऊपर चर्चा की जाए, लेकिन अब सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि रिव्यू किया जा रहा है उस मामले को। तो अगर 100 में से हमारे कुछ केसेस में गड़बड़ हो, लेकिन बाकी सब कुछ सही हो और उसमें से भी आपने कुछ मामलों को हमारा जुडिशियल रिव्यू के तहत ले लिया अपने पास में, तो बात सही नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन को लेकर के वर्तमान में केस चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, जजमेंट आया जो आया, अब लगता है कि वो गलत तरीका पर्टिकुलर हमारा जुडिशियल रिव्यू किया गया। लेकिन क्या उसका कुछ किया जा सकता था? अब 2016 के अंदर घटना घटी, आज आप सुन रहे हो, क्या उसको वापस कर सकते हो? नहीं। क्या आप हमारा यहाँ पर ये तय करने बैठे हो कि बताओ कि किससे पूछ के क्या नहीं किया? वो भी नहीं बात था। सामने वाले व्यक्ति ने, याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने ये कहा कि सर जी, हम ये चाहते हैं भविष्य में कोई ऐसा ना करे, बस ये चीज़ कर लो। तो भविष्य के अंदर तो भविष्य में मामला होने तो दो। अगर यहाँ पर कोई मिसयूज़ होने की संभावना होगी, तो वो तो बाद में भी हो सकती है। 2016 का केस डिमोनेटाइजेशन का, अब आप जाकर के सुन लो, क्या फायदा? कोई मीनिंग नहीं, अपने रिसोर्स भी लगा रहे हो, समय भी दे रहे हो और सवाल भी क्या है? भविष्य में कोई सरकार ऐसी ना कर पाए, ये चीज़ हम चाहते हैं। वो काम तो आप पार्लियामेंट में लॉ बनाकर भी करवा सकते हो। कोर्ट जाने की रिक्वायरमेंट क्या है? ऐसी स्थिति में नो डाउट अब वो कोर्ट में गया था, कोर्ट ने सुना था, कोर्ट का फैसला भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ जुडिशियल रिव्यू की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को लिमिट कर देगी और ये चीज़ सही नहीं है। दूसरा पर्टिकुलर पार्ट, जब आप संविधान के द्वारा दी गई पावर को वायलेट करने लगते हो खुद ही, ये आपने पावर दे रखी कानून बनाने की, जैसे आप बनाओगे हमारा ये कानून और वो आप ओवरराइड करने की कोशिश करते हो जिसमें कोई प्रॉब्लम हमारी नजर भी नहीं आती है, अगर बाई चांस है भी नहीं, तो वो भी एग्जिस्टिंग लॉ को सवाल उठाता है। सर ऐसा कोई पर्टिकुलर नजर नहीं आ रहा जहाँ आपने हमारा इस तरह का लॉ को कैंसिल कर दिया, ये चीज़ सही नजर नहीं आती। जैसे यूएपीए की बात की जाए, मिसयूज हो रहा है, रिव्यू करना सही है, कोर्ट ने रोक लगा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारा। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून सरकार लेकर आ जाए, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, इसको लेकर भी पीएल दायर की गई। अब ये मैटर में अगर कोई कुछ कर सकता है तो सरकार ही कर सकती है, कोर्ट क्या करेगा? न्यू पेंशन स्कीम भी अभी की नहीं है, 2004 की है और ऐसा भी नहीं है कि ओल्ड चलेगी कि न्यू चलेगी, वो तय करने का काम जुडिशरी का है, सरकार का काम है। तो ऑलरेडी अगर ये पावर कानून बनाने की दे दी गई है सरकार को, तो कोर्ट में जाने का कोई फायदा नजर आता नहीं है। अगर वो ओवरराइड कर भी दोगे, कल को लाकर के कह दोगे न्यू पेंशन स्कीम को खत्म किया जाता है, तो नया इशू आ जाएगा। 2004 में आई थी, ऑलमोस्ट हमारा जजमेंट आते 20 साल हो गए, अब क्या फायदा? तो इसीलिए आप जब हमारा सिर्फ फंक्शनिंग लिमिट नहीं करते हो, कुछ पर्टिकुलर केसेस और दायर कर दिए जाते हैं और उसको रिव्यू करने की कोशिश कर ली जाती है, तो कोई फायदा नजर नहीं आता, उल्टा आप पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर देते हो। लेकिन वर्तमान में एक चीज और है कि सर कोर्ट हर तरह के मामलों को रिव्यू नहीं करती, ये बात अच्छा हमको नजर आता है। एक पॉइंट और भी है, ये थोड़ा हमारा कमजोर पॉइंट है, लेकिन ये भी हाईलाइट किया जाता है कि कई बार जुडिशियल रिव्यू के अंदर जजमेंट भी बायस्ड रह जाते हैं। जहाँ पर कोई पर्टिकुलर जज या जज की बेंच बायस्ड डिसीजन दे देती है, आरोप लगते रहते हैं हमारी जुडिशरी के ऊपर समय-समय पर। अब ऑब्वियसली बात है, आरोप लगाने वाला व्यक्ति हमारा दूसरे वाले पक्ष का ही होगा, जिसको न्याय नहीं मिल पाया, जिसके उम्मीद अकॉर्डिंग न्याय नहीं आया होगा। उसका आरोप लगने के रीजन भी नजर आता है, क्योंकि उस बेंच के कुछ पर्टिकुलर लोगों को बाद में गवर्नर बनाया जाता है या कोई और सरकारी पद दिया जाता है, वो सवाल उठते रहे। लेकिन ये भी एक समस्या है जुडिशियल रिव्यू को लेकर के कि लोगों को बहुत लार्ज स्टेज पर पब्लिक को ये लगता है कि भैया जजमेंट कई बार इन्फ्लुएंशियल होते हैं, हमारे जजेस, हमारे वो बेंच में बहुत सारे लोग हमारा जानबूझ के से या फिर पता नहीं किस दबाव से या फिर किस सोच के थ्रू जजमेंट देते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। फैसले का मन से हम सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, असहमति दर्ज करवा ही सकते हैं, तो लोग वो असहमति दर्ज करवाते ही है हमारा, और वो जुडिशियल रिव्यू पर सवाल उठाता है कि फायदा क्या हुआ आपके पास आने का, जब आपने वो सवाल, कठिन सवाल तो पूछे ही नहीं जो आपको पूछने चाहिए थे। और अंत में एक पॉइंट और भी आता है कि सर बार-बार जब इस तरह के सरकार के हर तरह के कोई पर्टिकुलर लॉ को आप रिव्यू करते हो, तो जनता का विश्वास भी उस जनता हमारा गवर्नमेंट में कम हो जाता है। अगर 10 में से 7 मामले सही पाए गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिवर्स हो गया कि 10 में से 7 मामले ऐसे हुए जहाँ रिव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन जनता को सोचे कि बार-बार कोर्ट के अंदर क्यों जाया जा रहा है, सरकार कुछ तो गड़बड़ कर रही है। तो जब आप अपनी पावर को मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हो, जुडिशियल रिव्यू जब जुडिशियल ओवररीच बन जाता है, न्यायिक समीक्षा जब न्यायिक अतिरेक बन जाता है, तो उसमें बहुत महीन लाइन है कि आप कितना दायरे में एंटर कर लो। जब ये चीज़ हमको होती हुई दिखाई देती है, तो इस तरह के मामलों के अंदर जनता भी सवाल कई बार उठा लेती है सरकार पर कि सरकार ने कुछ तो गड़बड़ किया होगा जब मामला कोर्ट के अंदर गया है। जैसे किसी के ऊपर कोई पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, पूछताछ के लिए तो लोग बात बना लेते हैं वहाँ पर, कुछ तो के ऊपर पुलिस आई थी पकड़ने के लिए, फिर चाहे किसी भी पेपर से आई हो हमारा, तो वो वाला पर्टिकुलर पार्ट हमको सरकार के साथ भी देखने को मिलता है कई बार। ऐसा हुआ भी है। तो ये कुछ लिमिटेशन, कुछ प्रॉब्लम्स है जो जुडिशियल रिव्यू के साथ हमको देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए प्रॉब्लम होगी उसकी, लेकिन वंस अगेन वही SWOT एनालिसिस कर दे, किसी भी चीज़ को लेकर के उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, भविष्य को लेकर के अपॉर्चुनिटी अवसर क्या नजर आता है, खतरे क्या नजर आते हैं, उसको एनालाइज करें तो जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए हर हाल के अंदर। भले ही उसके अंदर कुछ कमियां नजर आती होगी, वो कमियां जुडिशरी खुद हैंडल करती है, हर मामले को जुडिशियल रिव्यू बना के नहीं सुनती है, वो उसके ऊपर आरोप लगता है कि आप ऐसा हर तरह के मामले को सुन रहे हो, लेकिन जुडिशियल रिव्यू में वही केसेस को हमारा एक्सेप्ट किया जाता है जो कि उसको लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिफाइन करना जरूरी है, कानून के उस सवाल को ढंग से परिभाषित करना जरूरी है, तभी मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जाता है, नहीं तो लोअर कोर्ट तक भी हमको देखने को मिलता है। जैसे अभी यूपी के केस के अंदर ये क्या नाम था, अतीक अहमद वाला डिपार्टमेंट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया भैया हमारे पास क्यों आए, आप जाओ पहले हाई कोर्ट, क्योंकि लोअर कोर्ट ने आपको पर्टिकुलर फैसला सुनाया, तो हाई कोर्ट जाओ फिर आना हमारे पास में। तो हर मामले को रिव्यू सरकार करती भी नहीं है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग इतनी इफेक्ट नहीं होती है। तो अगर बैलेंस किया जाए तो हमको लगता है जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर हाल में होना चाहिए। वो लोग जो मांग करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जैसी चीज़ों को खत्म कर देना चाहिए, जैसे कि 38वें अमेंडमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी जी ने किया था, वो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र के अंदर वो चीज़ सही नहीं रहेगी। फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ में फ्रीडम ऑफ जुडिशरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू पीआईएल वो टूल है जो कि आपको न्यायालय तक पहुंचाता है और न्यायालय को आप तक पहुंचाता है। वो एक आखिरी उम्मीद, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर ने कहा था कि जब ओवरऑल अंधेरा हो तो आपको जहां ढूंढना प्रकाश, तो प्रकाश में सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, वो लाइट है सुप्रीम कोर्ट हमारा, वो जुडिशरी हमारा, वही वाला जुडिशियल रिव्यू उसका एक पार्ट है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं कहां पर हमारे न्याय पाने के लिए, जब सरकार अपने दायरे से बाहर काम करे। तो किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। जुडिशियल रिव्यू उसका चीफ 38वें अमेंडमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी जी ने किया था, वो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र के अंदर वो चीज़ सही नहीं रहेगी। फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ में फ्रीडम ऑफ जुडिशरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू पीआईएल वो टूल है जो कि आपको न्यायालय तक पहुंचाता है और न्यायालय को आप तक पहुंचाता है। वो एक आखिरी उम्मीद, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर ने कहा था कि जब ओवरऑल अंधेरा हो तो आपको जहां ढूंढना प्रकाश, तो प्रकाश में सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, वो लाइट है सुप्रीम कोर्ट हमारा, वो जुडिशरी हमारा, वही वाला जुडिशियल रिव्यू उसका एक पार्ट है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं कहां पर हमारे
न्याय पाने के लिए जब सरकार अपने दायरे से बाहर काम करे तो किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। यह है आज का हमारा पॉडकास्ट जो कि हमको पढ़ना था। पहला क्वेश्चन मेंस का हमारा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर है, मतलब कि जनहित याचिका पर है। क्वेश्चन एक ही है, बीच के अंदर और लगा रखा है, चाहे ये अटेम्प्ट करो ये अटेम्प्ट करो, कोई फर्क नहीं है। बस एक थोड़ा सा एक स्टेटमेंट के थ्रू पूछा गया है। जनहित का हर मामला जनहित याचिका का मामला नहीं होता है, यानी कि पीआईएल का नाम लेकर के पीआईएल जो दायर की जाती है, जनहित का नाम लेकर के जो हमारी पीआईएल दायर की जाती है, वो हर कोई मामला पीआईएल नहीं होता है। यानी कि कैसे मिसयूज होता है वो और किस सोच के साथ पीआईएल लेकर आई थी वो आपको लिखना है। पहले आप डिफाइन करोगे 250 वर्ड्स के अंदर, पहला 3-4 लाइन में पीआईएल होती क्या है शॉर्ट में, चाहो तो देश किस देश से लिया, कौन सा जजमेंट था, जहां से आया, पहला केस कौन सा था, वो सब आप लिख सकते हो, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बताओगे पीआईएल का इंपॉर्टेंस क्या था, उससे क्या लाभ हुए, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आप लिखोगे क्यों ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जनहित का हर मामला जनहित याचिका नहीं होता है, यानी कि क्यों मिसयूज और किस तरह से मिसयूज होता दिखाई देता है। तो हमने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया, वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। नेक्स्ट वाला भी पार्ट जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है वो भी वही है, पूछने का तरीका अलग है। जो ये लैंग्वेज है हमारी नीचे वाले पार्ट की, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। वो जनहित याचिका का जो मामला है शुड पब्लिक लिटिगेशन शुड नॉट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रोलिंग द प्राइवेट ग्रीवेंस, यानी कि खुद के जो निजी हित होते हैं उनका जनहित के नाम पर यूज नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन का अप्रोच सेम है, एक एग्जाम में पूछा गया पार्ट है और एक हमारा प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। जो अच्छा लगे वो आपको आंसर करना है। फिर एक क्वेश्चन हमारा और है, मैंने जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये अच्छे से पढ़ा है, हमारा संविधान में कहां-कहां पर रिव्यू का पॉइंट लिखा गया है ये भी हमने लिखा है, अलग-अलग आर्टिकल से पढ़ा है, वही आपको यहां पर बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल रिव्यू, भारतीय संदर्भ में आप न्यायिक समीक्षा से क्या समझते हैं, शॉर्ट में आपको बताना है। और संविधान के उन प्रावधानों के बारे में आपको बात करनी है जहां पर रिव्यू की बात की गई है, यानी जहां पर रिव्यू किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल लिख रखा हो, सुप्रीम कोर्ट को ऊपर पावर दे रखी हो, जैसे कि आर्टिकल नंबर 13, वो भी जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। हमारा आर्टिकल नंबर 13 के अंदर हमने क्लियर पढ़ रखा है। उसी तरह से और भी कई सारी जगह पर हमने आर्टिकल पढ़े हैं जहां पर रिव्यू किया जा सकता है। कल को अगर कोई भी सवाल हमारा उठता है तो कौन-कौन से आर्टिकल का एग्जांपल दे सकते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड आपको दे रहा है। जैसे कि 32 नंबर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, 226 नंबर हाई कोर्ट को सेम पावर हमको देखने को मिलती है। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के अंदर, जैसे केंद्र और राज्य के कानून में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, एक ही विषय पर कानून बन जाए कॉन्ग्रेस लिस्ट पर, तो ऑटोमेटिकली किसका कानून मान्य होगा, राज्य का। और ये मामला विवाद में फंस जाए तो मामला रिव्यू किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, वो आर्टिकल ले सकते हो, 251 नंबर आर्टिकल जो हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने 131 पढ़ा है ओरिजिनल जुडिशन, 132 पढ़ा है, 133, 134, 136 ये आर्टिकल भी पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो भी क्या देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, यही तो पावर देते हैं कि भैया आप लोअर कोर्ट के फैसले को रिव्यू करो, बताओ सही था कि नहीं था। उन आर्टिकल्स को आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ रेफरेंस के रूप में लिखना है। तो ओवरऑल जहाँ-जहाँ आपने पढ़ रखा है वो पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा ढूंढने पड़ेंगे क्लास के अंदर, चिंता ना करो, नोट्स में है, ये भी लिखा हुआ है। ये टॉपिक जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वो यही बता रहा है कहाँ-कहाँ लिखा है, आर्टिकल 13, 226, 232 वो सब ओवरऑल कंबाइन करके यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आपको इसको शॉर्ट में मेंशन करना है ताकि इस क्वेश्चन का मटेरियल आपको बाकी क्लासेस में ढूंढना नहीं पड़े। क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट है, जुडिशियल रिव्यू क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन के किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हमारा इस तरह का बात की गई, तो आर्टिकल लिखना आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, आराम से हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और वो मैं छोड़ूंगा आपके ऊपर, जुडिशियल रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने पढ़ा है, उसके सिग्निफिकेंस को भी समझा है। तो एक क्वेश्चन आप आंसर करोगे, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस एज इट टू प्रोवाइड चेक एंड बैलेंस इन द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी राजनीतिक लोकतंत्र को नियंत्रण बनाए रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। आपको ऐसा क्यों लगता है? तो यहाँ बताना है आपको कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो उसके फायदे क्या होंगे और अगर इंडिपेंडेंट नहीं रही तो उसके नुकसान क्या होंगे। जिसमें आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर आज के टॉपिक को थोड़ा सा अपने कंटेंट में, जुडिशियल रिव्यू के जो पॉइंट्स थे कि जब इंडिपेंडेंट होती है सरकार तो क्या-क्या चीजें होती है, सॉरी जुडिशियल इंडिपेंडेंट हमारा इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है तो क्या-क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, वो जो महत्व वाले पॉइंट थे उन्हीं का आप इस्तेमाल करोगे। क्लियर, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये मिला जुला सा क्वेश्चन है, थोड़े दिन पहले हमने ईरान को लेकर सॉरी इजराइल को लेकर के टॉपिक किया था, वो भी घटना ऐसी थी जहां सरकार हमारा क्या कर रही थी, एक जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आई थी और जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आज की तारीख में देखा जाए इजराइल की पूरी जनता सड़कों पर अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ